All right. Hello everyone. Welcome to the class. This is your educator CA Prakash Rai, and today we're going to start the very important topic of depreciation. Depreciation is not just an important topic because इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या नंबर ज़्यादा मिलेंगे, पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझना इनकम टैक्स के कंसर्न में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल जब आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करने जाओगे तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमनली एप्लीकेबल है। ये ऐसा लॉ है जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है और इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना पूरी की पूरी पीजीबीपी की अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर पड़ जाती है। अगर आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आता है तो पीजीबीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने अपने आप ही समझ लिया। सो ऑन दैट नोट, मेकिंग यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एज अ टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। पहले तो डेप्रिसिएशन होता क्या है। आपने कोई एसेट खरीदा, अब वो एसेट को जब आप यूज करोगे तो सपोज करो उसकी लाइफ है 5 साल 8 साल, तो यूज होते होते धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। कल को जब वो एसेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो आपके ऊपर अचानक से प्रेशर पड़ेगा कि अरे बाप रे, अब मुझे अचानक से इतने सारे पैसे लाने हैं नई मशीन खरीदने के लिए। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप अपनी एसेट को बिजनेस में यूज करते जा रहे हो वैसे वैसे वो एक्सप्लॉइट होता जा रहा है इन सम टर्म्स, और उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो जो वैल्यू हर साल कम होती जाती है उसको एस्टिमेट करने का एक तरीका होता है डेप्रिसिएशन। इट इज़ एन एक्सपेंस। हर साल हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो थोड़ा सा घिस गया, थोड़ी सी उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, अब वो नया जैसा नहीं रहा, तो ये जो लॉस है ये मॉनेटरी टर्म्स में कहीं दिखता नहीं है। इसलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ले आया गया ताकि हम इस लॉस को रिकॉग्नाइज कर सके, कम से कम परफेक्टली ना सही तो एक एस्टिमेशन ही सही। अगर मान लो कोई एसेट की लाइफ कंपनी क्लेम करती है कि कोई कंपनी जिससे आप एसेट खरीद रहे हो वो क्लेम करती है कि भैया इसकी लाइफ 10 साल की है, हो सकता है वो एसेट 12 साल चल जाए, 15 साल चल जाए, आप उसको बहुत मेंटेन करके रखो। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े लोग, उनकी जब हमारे पापा लोग के एज के जो लोग हैं उनकी जो कार्स होती है बड़ा ध्यान रखते हैं उसका, अपना धो के पोंछ के, वो भले ही कैसी भी कार हो, वो सस्ती हो वो महंगी हो, उसमें एसी ना काम करता हो, लेकिन वो बड़ा झाड़ पोंछ के साफ सुथरा रखते हैं उसको। कोई भी खराबी होती है तुरंत ले जाके बनवाते हैं। जब बहुत ध्यान रखते हैं तो उनकी गाड़ी लंबी चलती है। आजकल के लड़के महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे और उसको लेके कभी यहाँ लड़ा रहे हैं कभी वहाँ लड़ा रहे हैं, तो उनकी कार की लाइफ ज़्यादा नहीं है। पर दोनों कंपनियाँ बोलती हैं सेम चीज़, भैया 10 साल लाइफ है। लाइसेंस आप कराने जाओ तो 10 साल का लाइसेंस होता है, फिर रिन्यू कराना होता है। लाइसेंस बोल रहा हूँ, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन उतना ही रहेगा दोनों गाड़ियों का, भले ही कोई कम चलाए कोई ज़्यादा चलाए, क्योंकि व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड है, जो उस एसेट की लाइफ बताई गई है, वो एक एवरेज लेके बताई गई है। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग यही करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बता दिए कि आप डेप्रिसिएशन के लॉस को इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट का तरीका मानना है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। ये चीज़ क्लियर? रिपीट अगेन। अरे मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही सौरभ बाबू। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हम एसेट को यूज़ करते हैं, एसेट थोड़ा थोड़ा ख़राब होता रहता है हर साल, और उसी लॉस को जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन टर्म का यूज़ करते हैं। अब एग्जैक्टली कितना ख़राब हो रहा है एसेट ये कोई नहीं बता सकता। भाई जो अच्छे से रखेगा, एसेट को अच्छे से मेंटेन करेगा, साफ़ सुथरा रखेगा, टाइम से तेल पानी डालता रहेगा, उसका एसेट बहुत लंबा चलेगा। पर जो एसेट को बहुत रफ यूज़ करेगा, उसका ध्यान नहीं रखेगा, साफ़ सफाई नहीं करेगा, टाइम से मोबिल पलटी नहीं करेगा, उसका जल्दी ख़राब हो जाएगा। पर अपने को इसमें नहीं पढ़ना है कि जो डेप्रिसिएशन दिख रही है वो सही है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो किसी का अच्छा या ख़राब तो हम गेस नहीं कर सकते, पर हम अपनी तरफ से एक एवरेज बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक एवरेज का रूल बना दिया कि हाँ भाई, मोटा मोटी प्लांट एंड मशीनरी 15% की रेट से डेप्रिशिएट होती है, तो हमें उससे झगड़ा नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना कि आपने कंप्यूटर पे 40% का डेप्रिसिएशन का रेट बताया है, इससे इसका मतलब तो 2.5 साल में मेरा कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा, जबकि मैं तो अपना कंप्यूटर पिछले 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ख़राब ही नहीं हुआ। ये सब बातें सोचनी ही नहीं है, दिमाग में लानी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सच्चाई जानने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने बैठे हैं। और इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है
हमारे लिए वही सच्चाई है। इज दिस क्लियर? यस। चलो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन की छूट लेनी है अपनी बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कुछ कुछ कंडीशंस है मेरी, वो मानना पड़ेगा। वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपको डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा अपने बिजनेस प्रॉफिट्स में से। पहली कंडीशन, एंड इट्स वेरी सिंपल, इट मेक्स सेंस, एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। एसएससी मतलब वो बंदा जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का क्लेम लेना चाहता है, एसेट उसका होना चाहिए। या तो पूरा उसका हो, कभी कभी पार्टली उसका है तो भी हम अलाउ कर देंगे कुछ केसेस में। वो पार्टली वाला केस हम पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करो। ही इज टॉकिंग अबाउट जॉइंट ओनरशिप। भाई अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको 2 लोग यूज कर रहे हैं बारी बारी, तो जो जितना यूज कर रहा है वो उतना डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो 2 फैक्ट्रीज हैं बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में। अब फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं? शहर से बिल्कुल दूर। तो जो वर्कर्स वहाँ काम करने आते हैं उनको वापस घर जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो लोग कहते थे कि भैया हम यहाँ जॉब ही तभी करेंगे जब आप हमें घर से पिक करके यहाँ तक लाओगे और यहाँ से पिक करके घर तक छोड़ोगे। फैक्ट्री के मालिक बड़े परेशान। अंत में दोनों फैक्ट्री के मालिक ने मिलकर बैठ के एक सॉल्यूशन निकाला। भाई साहब एक बड़ी बस खरीदते हैं, उस बस से पहले हमारे एम्प्लॉइज चले जाएंगे, फिर आपके एम्प्लॉइज चले जाएंगे, या फिर बड़ी बस है तो सारे के सारे आ जाएंगे एम्प्लॉइज एक ही बस में। तो इस तरह का कुछ सेटअप बना के उन्होंने एक बस खरीदी और शेयरिंग करने लगे दोनों लोग। जब आधा आधा यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी उसका आधा आधा बटेगा। बस यही कहने का मतलब है, आपको डेप्रिसिएशन उतना ही मिलेगा जितनी आपके पास एसेट की ओनरशिप है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, ओके, कूल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखो बहुत सही एग्जांपल देता हूं तुम्हें। आज ही मैं अपने ऑफिस के लिए नई मोटरसाइकिल खरीद के आया हूं। वो मोटरसाइकिल जो है वो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में, मेरी फर्म की बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखेगी और उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा मैं ऑफिस में क्लेम करूंगा। अब मान लो कि मैं किसी पार्टी में गया हुआ हूँ और एक इनकम टैक्स ऑफिसर, वो जो मेरा ही असेसिंग ऑफिसर है, मेरे ही रेंज का इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो मुझसे वहाँ मिलता है। बोलता है और राय साहब कैसे आए हैं? मैंने बोला सर आज तो मैं अपनी नई मोटरसाइकिल से आया हूँ। उन्होंने बोला आइए सर दिखाइए। मैंने उनको अपनी मोटरसाइकिल दिखाई है, ये देखिए सर चमचमाती हुई बिल्कुल नई स्प्लेंडर प्लस। सर दीपक इज सेइंग समथिंग। सर लोग अपने पर्सनल व्हीकल भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना। सुनो दीपक, ये वही कहानी सुना रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने ऑफिसर को दिखाई नई चमकती हुई स्प्लेंडर प्लस। ऑफिसर बोलता है भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन ऐसी गाड़ियां तो ज़्यादातर लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं, माइलेज अच्छी है और मेंटेनेंस नहीं है। मैंने कहा हाँ सर मैंने भी बिजनेस के लिए ली है, मैं अपनी फर्म के लिए ली है मैंने ये बाइक। असेसिंग ऑफिसर ने मेरी बात पकड़ ली। उसने क्या करा, अगले दिन सुबह जाके मुझे नोटिस भेज दिया। हालांकि अगले दिन नहीं भेज सकता, जब मैं अगले साल बैलेंस शीट सबमिट करूंगा तब वो भेजेगा मेरे को नोटिस कि बैलेंस शीट में एसेट कैसे दिखा रहे हो, ये एसेट को तो तुम पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी एसेट को पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिजनेस डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, ना ही उसको बिजनेस की बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। पर जैसा कि दीपक का कहना है लोग अपने पर्सनल एसेट्स भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बेटा मैं एक इंसान को जानता हूँ, महान इंसान, लखनऊ में रहता है ये महान इंसान। ये अपने घर की ग्रोसरी शॉपिंग भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करता है। अपनी ही कंपनी है, ही इज द डायरेक्टर, हिज वाइफ इज ऑल्सो द डायरेक्टर, और दोनों पति पत्नी मिलके अपने कंपनी के क्रेडिट कार्ड से ओरियो खरीद रहे हैं, चौकोस खरीद रहे हैं, मैगी खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, और सारा का सारा खर्चा कहाँ क्लेम कर रहे हैं? फूड एंड एंटरटेनमेंट। मूवी भी देखने जाते हैं तो वही कंपनी के क्रेडिट कार्ड से फूड एंड एंटरटेनमेंट का एक हेड बना दिया है और उसको कंपनी के खर्चे में डालते हैं। और उनका लॉजिक क्या है कि यार कल को अगर फंसे भी तो हम ये बोल देंगे कि हम दोनों डायरेक्टर हैं,
हमारा ख्याल रखना कंपनी का कर्तव्य है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सब्जी खरीद रही है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दूध खरीद रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को कभी कभी मूवी दिखाने ले जा रही है। ये तो हर कंपनी करती है। क्या कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ को खाना नहीं देती? फूड अलाउंस जैसी चीज़ें नहीं होती? बिल्कुल है, बिल्कुल खाना देती है। क्या कंपनी कभी अपने स्टाफ को पिकनिक पे नहीं ले जाती? तो भाई हमारी कंपनी में मूवी दिखाने ले जाती है, क्या दिक्कत है? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो रहा है। मैं जानता हूं एक इंसान को, बहुत ही महान इंसान है वो, हमारा ही बिरादर है, लखनऊ में रहने वाला, वेरी 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 श्रूड बिजनेसमैन, बहुत बहुत चालाक और चतुर इंसान। मैं ही चोर मैं ही पुलिस, एग्जैक्टली। So yes, if you can prove it to the assessing officer that the assets were indeed used for business purpose, you can take the claim of depreciation. However, अगर assessing officer ये proof कर देता है कि भाई साहब इस asset को आपने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज में लिया है, तो आपके डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस तरह के बहुत से केसेस आए हैं प्राइवेट जेट के केस में। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स क्या करते हैं, अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं और उस प्राइवेट जेट को बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम करते हैं कि भाई मेरे को बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाना रहता है तो मैं इस प्राइवेट जेट का यूज़ करता हूँ। इस तरह के एक्सपेंसेस बार बार डिसअलाउ कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा एसेट है जो आप बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े फालतू खर्चे होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ डालती हैं अपनी कंपनी के पीएल में। अगर असेसिंग ऑफिसर को पकड़ में आ गया तो असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि बड़ी कंपनियों का जब ऑडिट होता है ना तो बहुत सीरियस होता है, वहाँ मजाक नहीं चलता। वहाँ ये नहीं कह रहे देख लिया वाउचर से अमाउंट मिला लिया हो गया, वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होता है चीज़ों का, क्योंकि वहाँ पे ऑडिटर की गर्दन जो है वो बिल्कुल फांसे में रहती है। अगर उसने लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में कि सारे खर्चे सही हैं, डेप्रिसिएशन सही है, एसेट को मैंने फिजिकली वेरीफाई कर लिया है, तब नहीं चलेगा, उसकी डिग्री चली जाएगी। मुकेश अंबानी के 4 प्राइवेट जेट हैं। मुकेश अंबानी के कितने प्राइवेट जेट हैं बेटा, मैं और आप गिन भी नहीं सकते, 4 तो हमें पता है। एक तो उसने नीता अंबानी को, अपनी वाइफ को एयरबस गिफ्ट किया था। क्लेम करते, ऑफ कोर्स क्लेम करते, पर ये एयरबस जो उसने नीता अंबानी को गिफ्ट करी थी, क्योंकि वो बड़ा पब्लिकली गिफ्ट किया था, तो उसको वो लोग कंपनी एक्सपेंस में नहीं दिखाते। वो डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल इनकम से अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है, वो एयरबस का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होता। बाकी के जो प्राइवेट जेट्स हैं ऑफ कोर्स वो उसको बिजनेस में क्लेम करते होंगे। इज द पॉइंट क्लियर? कि आप एक्चुअली बिजनेस में यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप असेसिंग ऑफिसर को प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये एसेट हमने बिजनेस में यूज करा है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ? तो सर डायरेक्टर्स को मजा आएगा। बेटा डायरेक्टर्स बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे वाले लोगों को हमेशा मजा आता है। जिंदगी में डायरेक्टर ही तो बनना है बड़ी कंपनी का। बेटा मैं तो कह रहा हूँ बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन के भी उतना मजा नहीं है जितना एक ट्रस्ट का ट्रस्टी बन के है। अपना खुद का ट्रस्ट बना दो, टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना उस पर, और पूरी जिंदगी के मजे लो उस वेल्थ के। बंगला बनाओ ट्रस्ट के नाम पे, बोल दो मैंने तो डोनेट कर दिया, मेरा क्या है, तेरा मेरा कुछ भी नहीं, जो है सब ऊपर वाले का है, ये बोल के सारी प्रॉपर्टी अपनी डोनेट कर दो ट्रस्ट को। उस ट्रस्ट के बनाए हुए बंगले में खुद चैन से रहो अपने परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ खरीदो, तुम कुछ भी उसमें एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, टीवी लगवाओ, यार तुम मूवी थिएटर खोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब टैक्स फ्री रहेगा। बस एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि कैसे ये जनता के भले के लिए है। ओके, रिलायंस फाउंडेशन को इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करना पड़ता। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट कैन आई से कॉमन मिथ्स कि भाई अगर आप ट्रस्ट में काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, सेक्शन 8 कंपनीज़ हैं जो खुद को नॉट फॉर प्रॉफिट होने का दावा करती हैं, उनकी फाइलिंग्स और भी ज़्यादा
करीब से स्क्रूटिनाइज की जाती है। उनका एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न कह रहा हूँ, सॉरी, एनुअल रिटर्न तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इनकम टैक्स रिटर्न भरना बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं भरो तो सरकार से नोटिस आती है, पेनल्टी आती है और पैसे अपनी जेब से देने भी पड़ते हैं। आप बस बता दो गवर्नमेंट को कि भैया हमने आज 100 करोड़ इस साल कमाए, इसमें से हमने 85 करोड़ जनता की भलाई के लिए खर्चा कर दिए और 15 करोड़ जो है ये हमने रख लिए हैं कि हम अगले साल खर्चा कर देंगे। 85 और 15 का रेशियो होता है। अगर आप 85% ऑफ योर इनकम को पूरा खर्चा दिखा देते हैं, क्लेम कर लेते हैं, तो फिर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं है। उससे कम करते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जहां शायद आप बच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जितना आपने कम करा है उस पर टैक्स दे दो, सीधी बात। तो टैक्सेशन बिल्कुल होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। पहले ओनरशिप पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी का मतलब है कि रजिस्टर्ड ओनरशिप जरूरी नहीं है। हमने क्या बात करी अभी, हमने बात करी कि को ओनर भी चलेगा, यानी कि कोई 2 फैक्ट्री वालों ने मिलके एक बस ले ली तो जो रजिस्ट्री होगी बस की वो दोनों के नाम पे थोड़ी होगी, किसी एक के नाम पे होगी। हो सकता है पैसे भी अपफ्रंट दुकान पे कोई एक ही दे। एक्चुअल ट्रांजैक्शन किस बैंक से हो रहा है ये इररिलेवेंट होता है इनकम टैक्स के लिए, एज लॉन्ग एज आप ये प्रूव कर दो कि भैया भले ही मैंने पे करा है पर ये जो बगल में भाई साहब बैठे हैं इन्होंने मुझे रीइंबर्स कर दिया था, और रजिस्ट्रेशन भले ही मेरे नाम पे है पर मेरे और बगल वाले बैठे भाई साहब ने अग्रीमेंट साइन किया है कि इस एसेट को हम साथ में यूज करेंगे, इक्वल ओनर होंगे। इन दैट टर्म्स को ओनर्स को भी ओनर माना जा सकता है इवन इफ रजिस्ट्री उनके नाम पे ना हुई हो। इज इट क्लियर? यस। अब देखो अगला जो पॉइंट है उसके लिए मेरे को तुमको थोड़ी थोड़ी चीजें समझानी पड़ेंगी। पहले तो बोल रहा है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑल्सो डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द लेसर नॉट टू द लेसी। इसको हाईलाइट करना तो बहुत ही जरूरी है। कौन से कलर से करूं मैं? ये लो, पिंक कलर, नॉट टू लेसी। अब इसके लिए मेरे को आपको लीज समझाना पड़ेगा, लेसर लेसी समझाना पड़ेगा और फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज समझाना पड़ेगा। सो छोटा सा एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि भैया लीज का मतलब क्या होता है, लीज का मतलब होता है रेंट, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने कुछ लीज पे खरीदा है तो इसका मतलब होता है कि मैंने किराए पे लिया है, सच बोला जाए तो। जैसे लीज पे ज़मीन ली जाती है, बहुत सारे लोग जो बड़े लेवल पे फिश फार्मिंग करते हैं या बनाना प्लांटेशन लगाते हैं, वो लोग बड़े बड़े खेतों को लीज पे ले लेते हैं। हर साल आपको हम कुछ रेंट देंगे और उस रेंट के बदले आप हमें खेत अपना यूज़ करने दो, उस खेत में जो भी प्रोड्यूस उग रही है वो हमारी हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर? तो लीज का मतलब तो होता है रेंट। अब लीज भी लेकिन ना 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑपरेटिंग लीज, और एक होती है फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब बड़े सिंपल टर्म्स में है रेंट। किराए पे कोई सामान लेते हो तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज, जिसमें आप 6 महीने तक किराया भरोगे और 7वें महीने वो सामान लौटा दोगे कि लो भैया हमारा 6 महीने का काम था, हमने कर लिया। मान लो कोई इवेंट करना है आपको और आपने एक प्रोजेक्टर लिया किराए पे, 3 दिन का इवेंट था, 3 दिन तक प्रोजेक्टर यूज करोगे, फिर प्रोजेक्टर वापस कर दोगे, जो किराया होता है वो दे दोगे। इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज क्या होती है? इट इज एक्चुअली नॉट रेंट but loan for purchase of asset, loan for purchase of asset। इसका एग्जाम्पल तुम ले लो। अच्छा, तुमने कभी किसी ऑटो वाले के पीछे लिखा हुआ देखा है हाइपोथिकेटेड टू XYZ बैंक, हाइपोथिकेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक, हाइपोथिकेटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? कभी देखा है ऐसा? ऑटोज पे ज्यादा लिखा हुआ दिखाई देता है आपको, नहीं देखा कभी?
किसी ने तो देखा होगा। ये 3 व्हीलर्स पे ही दिखेगा ज़्यादा, और कहीं नहीं दिखेगा। बाइक्स पे नहीं दिखेगा तुमको, कार्स पे नहीं दिखेगा, नहीं दिखा। चलो खैर, तुम्हें दिखा या नहीं दिखा, कई बार लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह के 3 व्हीलर्स ऑटो वाले परचेज करते हैं ना, उनके पास पैसे तो रहते नहीं है, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी का क्या करते हैं, लोन कराते हैं। कई बार बैंक्स की स्कीम भी आती है कि 0 डाउन पेमेंट पे ऑटो आके ले जाओ। बस वो क्या करेंगे कि तुम्हारा सिबिल देख लेंगे, तुम एक किसी गारंटर से साइन ले लेंगे कि अगर तुम पैसे नहीं भर पाए तो इस गारंटर से ले लेंगे हम पैसे, वो गारंटर की नेटवर्थ रहेगी। और अगर तुम्हारा खुद का ITR है, तुम्हारा खुद का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, तो तुम्हें खुद को ही दे देंगे। लेकिन नॉर्मली जो लोग ऑटो लेने जाते हैं उनका बैंक स्टेटमेंट इतना तगड़ा होता नहीं है, तो वो लोग किसी न किसी गारंटर से अपना कि भैया हमारे गारंटर बन जाइए, हम टाइम से पैसा दे देंगे, तो कोई ना कोई गारंटर बन जाता है और उनको लोन मिल जाता है। जब वो लोन मिलता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं कि अगले 5 सालों तक आप हमें हर महीने इतना 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 रुपया देंगे इन फॉर्म ऑफ लीज रेंट। जब आप पूरा पैसा दे देंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तब तक आपने किराए पे लिया हुआ है ऑटो, जब पैसे पूरे हो जाएंगे तब वो ऑटो आपका हो जाएगा। सो फाइनेंशियल लीज मीन्स फर्स्ट टेक ऑन रेंट, pay the cost over time, then become owner। तो यानी कि जब कोई फाइनेंस लीज का वर्ड यूज करता है ना, तो फाइनेंस लीज एक्चुअली रेंट नहीं होता। फाइनेंस लीज का मतलब होता है ओनरशिप। हमने एसेट खरीदा है, वो तो लोन पे लिया है ना, टाइम पे धीरे धीरे लोन दे देंगे तो चुकता हो जाएगा। हर लोन फाइनेंशियल लीज नहीं होता, ये भी बता दूं। ऐसा नहीं कि तुमने देखा क्वेश्चन में कह रहे सर इन्होंने तो व्हीकल लोन पे लिया हुआ है और ये डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर रहे हैं। तो हर व्हीकल लोन पे नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया। ऑटो में ये दिखाई देगा, कार में ये नहीं दिखाई देगा। अभी पिछले ही साल मैंने, अरे पिछले साल कहाँ, अभी अप्रैल में ही मैंने कार खरीदी। वो कार का जो लोन था वो प्रॉपर लोन है, उसकी EMIs आती, मैं भरता हूँ, और उसकी ओनरशिप जो है, रजिस्ट्रेशन जो हुई है व्हीकल की, वो उस बैंक के नाम पे नहीं हुई है, मेरे नाम पे हुई है। हाँ, पेपर पे लिखा जरूर है कि दिस व्हीकल हैज बीन फाइनेंस्ड बाय दिस बैंक। हमने पैसा नहीं दिया तो वो रीपोजेस कर लेंगे एसेट को, उनके पास राइट है, वो अलग बात है। पर ओनरशिप हुई है मेरे नाम पे। कल को कुछ भी होगा व्हीकल को तो मेरी जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ओनर हूं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, फाइनेंशियल लीज क्या होती है। यस। अब देखो, जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक, इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लॉजिक से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हमें तो एक ही चीज पता है, लीज का मतलब रेंट। हमें हमारे पापा यही पढ़ा के गए थे। अब तुम उसमें ऑपरेटिंग लीज करो, फाइनेंशियल लीज करो, हमें मतलब नहीं है। जब ओनरशिप आपके पास आएगी तभी हम आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने देंगे। जब तक ओनरशिप आपके पास नहीं है, आपने फाइनेंशियल लीज ली हुई है, जब ओनरशिप आपके पास नहीं है तब तक वो एसेट किसका है, लेसर का। लेसर कौन होता है, ये एक सेकेंड इसको ये भी बता दूं। लेसर, लेसी, लेसर, लेसी। लेसर जो लीज पे देता है, the one providing the lease, the one providing the lease। अदर वर्ड्स में हम इसको ओनर भी कह सकते हैं। लेसी, the one taking asset on lease, the one taking the lease, the one taking the lease। यानी कि इसको मैं टेनेंट बोलूं या क्या बोलूं। टेनेंट वर्ड आई थिंक आपको समझ में आएगा, बट टेनेंट वर्ड परफेक्ट नहीं है, पर आई थिंक टेनेंट से आप समझ जाओगे, किराएदार। लेसर कौन होता है, जो किराए पे देता है। लेसी कौन होता है, जो किराए पे लेता है। तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा,
डेप्रिसिएशन मिलेगा लेसर को, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है लीज का मतलब ये है कि आप किराए पे ले रहे हो, आप मालिक नहीं हो, मालिक कोई और है, जो मालिक है वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप मालिक ना बन जाओ। इज दैट क्लियर? ठीक, अब मैंने आपको अभी भी फाइनेंशियल लीज समझाया। अब समझो हायर परचेज। हायर परचेज का कॉन्सेप्ट क्या है? हायर परचेज का मतलब ये होता है, मैं आपसे कोई एसेट खरीदना चाहता हूं, ठीक है, पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। मैं बोलूंगा कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि पार्ट पेमेंट लीजिए अभी और मुझे इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा जिसमें ये लिखूंगा कि मैंने आपसे हायर परचेज किया है। हायर मतलब उधारी का परचेज, सीधे समझो। हायर का मतलब क्या होता है? मैंने आई हैव हायर्ड अ कैब टैक्सी, मतलब आपने कैब ली है थोड़ी देर के लिए। तो हायर का मतलब थोड़ी देर के लिए लेना, किराए पे लेना समझ लो एक तरह से। तो कहता है किराए पे हमने परचेज कर लिया। तो फाइनेंशियल लीज में और हायर परचेज में अंतर पता है क्या होता है? दोनों सेम टाइप के अरेंजमेंट है। देखा जाए तो फाइनेंशियल लीज और हायर परचेज दोनों सेम टाइप के अरेंजमेंट है कि आपने कोई एसेट खरीदा, उसकी ईएमआईज भर रहे हो। फाइनेंशियल लीज में भी यही होता है, हायर परचेज में भी यही होता है। पर हायर परचेज में एक डिफरेंस होता है अग्रीमेंट में कि जो बंदा ईएमआई पे करना चालू करता है ना, उसको चालू करते ही ओनरशिप मिल जाती है। उसने तुरंत डाउन पेमेंट करा, ओनरशिप उसकी हो गई। अब वो बाकी जो चीज़ें दे रहा है, जो वो रेंट नहीं, उसको हायर परचेज का जो भी क्या बोलेंगे, उसको क्या टर्म तो यूज़ करते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उसको रेंट नहीं बोलते हैं, कोई और वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। हायर परचेज में जो पैसा पे होता है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ ईएमआई। तो जो भी वो ईएमआई पे कर रहा है, दैट ईएमआई इज स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल, मतलब वो लोन लिया है, वो लोन पे कर रहा है, उसका इंटरेस्ट वो खर्चे में क्लेम करेगा, वो अलग बात है। मगर एसेट उसका हो गया है और अब वो उस एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी इनकम टैक्स को रीराइट किया जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, जो कि बहुत दिनों से बात चल रही है और अब शायद आने भी वाला है, शायद आने वाले 1-2 सालों में आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड। तो डायरेक्ट टैक्स कोड में हायर परचेज और फाइनेंशियल लीज को एक ही स्टैंडर्ड पे रखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए फाइनेंशियल लीज को हम लीज कंसिडर करते हैं, रेंट कंसिडर करते हैं, उसमें हम ओनरशिप का टाइटल नहीं देते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हैं, पर हायर परचेज में करते हैं। आकाश इज आस्किंग समथिंग, बट सर हाउस प्रॉपर्टी में तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं ना होता है, ना वो आईपीएस में होता है, ना इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर। मतलब शायद आकाश में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, पर मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हायर परचेज, बट सर हायर परचेज में तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं ना होता है, ना वो आईपीएस में होता है, ना इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर। नहीं, तो हायर परचेज में डिफरेंस क्या होता है कि ओनरशिप से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इट इज इसका इन इफेक्ट बात ये पड़ती है कि ओनरशिप ही ट्रांसफर हो गई। सीधे सीधे ये नहीं बोला जाता कि हायर परचेज आपने करा तो आप मालिक हो गए। ऑफ कोर्स आप पूरा पेमेंट करोगे तभी आप मालिक बनोगे, लेकिन एक मालिक के जो जो अधिकार होते हैं, एसेट को ट्रांसफर करने का अधिकार, एसेट को मॉर्गेज करने का अधिकार, ये सारे राइट्स जो होते हैं ओनरशिप के, वो हायर परचेज में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही। इसलिए हायर परचेज फाइनेंशियल लीज से अलग है। तो हायर परचेज में गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो भी जिसने भी हायर किया है, हायर परचेजर जिसने खरीदा है, उसको मिलेगा डेप्रिसिएशन। वाई? क्योंकि सब्सटैंशियल ओनरशिप राइट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही उसको मिल गए हैं। जब सब्सटैंशियल ओनरशिप राइट्स मिल गए हैं तो हम उसको ओनर मानेंगे और डेप्रिसिएशन का क्लेम उसको अलाउ करेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा था मैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने तुमको बोला था कल भी, शायद ये बात बताई थी मैंने तुम्हें, कि अब तक तुमने जो भी पढ़ा है ना अकाउंट्स में, वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला।
ये अलग ही दुनिया है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो वो कई बार अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से उल्टे लगेंगे आपको, पर अब जो है सो है, हम सही गलत नहीं कह सकते, हम तो बस लॉ को पढ़ सकते हैं और जो कह रहा है उसकी बात को मान सकते हैं कि भैया सही बोल रहे हो, हम तुम्हें हर जगह फॉलो करेंगे। डन, आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब आइए अगले मुद्दे पे, पुट टू यूज वाले। देखो, एसेट पे डेप्रिसिएशन करने के लिए, क्लेम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एसेट को पुट टू यूज किया हो, वो भी बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पज से। पुट टू यूज का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर बिजनेस में उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। सपोज करो तुमने कोई मशीनरी खरीदी, वो मशीनरी को तुम उठा के शोरूम से अपने प्लांट में ले आए, अपनी फैक्ट्री में ले आए, मगर अभी जो तुम्हारी फैक्ट्री में प्लांट जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो अभी उस मशीनरी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ये करना पड़ेगा, कुछ वो करना पड़ेगा, तब जाके वो मशीनरी इंस्टॉल हो पाएगी। ये जो कुछ करना था ना, कुछ यहाँ घटाना, कुछ यहाँ बढ़ाना, उसमें समय लग रहा था। तुमने वो मशीनरी को पैक करके स्टोरेज में डाल दिया, वो जैसे आई थी डिब्बे में बंद वैसे की वैसे पड़ी है, पर तुमने उसको यूज़ नहीं किया। जब यूज़ करोगे तब डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक चीज़ और होती है, टेकिंग ट्रायल रन। कोई नई चीज़ खरीद के लाओ, उसको फैक्ट्री में सेट करो, तो एक उसका सिंगल ट्रायल रन होता है। जो बंदा इंस्टॉल करने आता है ना, वो ही करता है ये। तो जैसे मैंने अभी हाल ही में एक, यहाँ मेरी वाइफ ने एक ड्राई क्लीनिंग का ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया है, तो वहाँ पे ना वॉशिंग मशीन एक कोई आई थी इम्पोर्टेड स्वीडन से, और कुछ वो आया था स्टीम बॉयलर और प्रेस वेस, कोई बड़ी मॉडर्न सी मशीन आई थी, मॉडर्न सा प्रेस टेबल आया था जिसमें अंदर से वो वेपर निकलता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। तो जब वो मशीन आई, आने के बाद 2 दिन तक मशीन ऐसे ही पड़ी हुई थी पैक। तीसरे दिन उसको इंस्टॉल करने के लिए जो बंदा आया, उसने पूरी तरीके से मशीन को इंस्टॉल करा। उसमें सैंपल के तौर पे वॉशिंग मशीन पे उसने कपड़े डाल के देखे, प्रेस का पूरा टेबल सेटअप किया, उसमें कुछ कपड़े प्रेस करके देखे। इसको बोलते हैं ट्रायल रन। उसके बाद पता है क्या हुआ, जब वो बंदा सेटअप करके चला गया, ट्रायल रन करके चला गया, तो वापस वो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। वो 2-3 दिन तक यूज़ नहीं हुई, और क्योंकि इनॉग्रेशन 2-3 दिन बाद था हमारा। तो जो ट्रायल रन आप कर रहे हो या आपने मशीन मंगा के रख ली है, उससे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप उसको प्रॉपर कमर्शियली पुट टू यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? ट्रायल रन कैन नॉट बी सेड पुट टू यूज़। डन? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अगली लाइन इसकी ठीक अपोजिट बात कर रही है। अगली लाइन कह रही है कि अगर कोई मशीन केप्ट रेडी टू यूज है, आपने उसको बिल्कुल रेडी टू यूज रखा है, लेकिन उसका काम ही नहीं पड़ा, इट हैज नॉट वर्कड ड्यूरिंग द ईयर, तो भी इनकम टैक्स कहता है कि हम इसको मानेंगे कि आपने यूज किया। क्यों? क्योंकि आपने रेडी टू यूज रखा था। फोर्स्ड आइडलनेस ऑफ द मशीनरी कैन नॉट डिसएंटाइटल द एसएससी फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस। फोर्स्ड आइडलनेस क्या है? मैंने कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया। मैं केप्ट रेडी टू यूज इंपॉर्टेंट है, नॉट वर्क ड्यूरिंग द ईयर इंपॉर्टेंट है, नहीं यार सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। मतलब इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब तुम ये सेंटेंस पढ़ो तो इन फ्रेजेस पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कैन नॉट भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कैन नॉट ही है। खैर, सो आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। सपोज करो एक फैक्ट्री है जिसमें क्या होता है ना कि आउटपुट के दौरान जो उनका प्रोडक्ट है उसमें वो बहुत हीट जनरेट करता है, जिससे मशीन बार बार गर्म हो जाती है। ठीक है, अब ये बार बार मशीन गर्म होने की वजह से उनको लगा कि नहीं यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम ऐसा करते हैं इस मशीन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम एक स्टेज और डाल देते हैं इसके बाद, ताकि वो सारा का सारा लोड एक मशीन पे ना पड़े, वो बगल वाली मशीन पे भी कुछ चला जाए।
आपने एक नई मशीन इंस्टॉल करी बिल्कुल सेम उस प्रोसेस को करने वाली। जैसे फैक्ट्रीज में आपने देखा है कि बॉटल्स आती हैं एक से एक और फिर उस पर वो बॉटल्स पे कैप लगाने वाली मशीन होती है। सपोज करो वैसे ही मशीन है, तो एक कैप लगाने वाली मशीन है लेकिन उसमें शायद प्रोसेस ज़्यादा हो जा रहा है, बार बार ख़राब हो जा रही है, बार बार ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, एक मशीन और ऐसी लगा दी कि भैया बहुत महंगी तो आ नहीं रही है, ये अपना डाउन टाइम जो है उससे लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, एक मशीन और ला के लगा दी। पर हुआ क्या कि जब से वो दूसरी मशीन लगी ना, तब से पहली मशीन अच्छा काम करने लगी। अब बोलो मैंने क्या मशीन को रेडी नहीं रखा है? बिल्कुल रेडी रखा है। मैंने पाइप वाइप सब वो लगा के रखा हुआ है कि इस मशीन से जो बॉटल बिना पैक किए हुए आ रही है उसको ये मशीन पैक कर दे। पर उस मशीन से कोई बॉटल बिना अनपैक आ ही नहीं रही है, सारी बॉटल्स ही सही आ रही हैं, तो दूसरी वाली मशीन कुछ काम ही नहीं कर पा रही है। हाउएवर इट इज रेडी टू यूज, हमने बिल्कुल तैयार करके रखा है इसको। तो आप बोलेंगे कि इसको हमने पुट टू यूज कर दिया है। एक्चुअली मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है उससे मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर खरीद के ले आए अपने ऑफिस के लिए, और एक कलर प्रिंटर एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। अब क्या है कि कलर प्रिंटर की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, आपने लगा के रखा हुआ है, पर कलर प्रिंटर का काम ही नहीं आ रहा है। आप सारे प्रिंट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो लेजर जेट प्रिंटर है उससे निकाल रहे हो, क्योंकि उससे प्रिंट फास्ट निकलता है, तो आपका काम जल्दी हो रहा है इससे। और कलर को आपने रखा हुआ है कि कभी कोई कलर प्रिंट निकालना रहेगा तो निकालेंगे, पर जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या वो प्रिंटर पुट टू यूज नहीं हुआ? बिल्कुल पुट टू यूज हुआ, क्योंकि वो रेडी टू यूज है। आप पूरे टाइम उसका प्लग लगा के रख रहे हो सॉकेट में, स्विच ऑन करके रख रहे हो, इंक डाल के रख रहे हो, उस मेंटेनेंस का भी खर्चा लगता है, बिजली का बिल भी जनरेट होता है, मिनिमम एक इलेक्ट्रिसिटी लेता है वो, चाहे वो चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो। इट मीन्स आपने अगर एसेट को रेडी टू यूज रखा है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन एसेट को सिर्फ रखा है और रेडी टू यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इज इट डन? क्लियर हो गई ये चीज? ग्रेट, फैंटास्टिक। अब देखो, डेप्रिसिएशन अलाउंस समझने के लिए तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्चुअल कॉस्ट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है रिटन डाउन वैल्यू। इनकम टैक्स एक्ट पूरी दुनिया से अलग तरीका निकाल के लाया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। कारण क्या है? क्यों पूरी दुनिया से अलग कर रहा है अपना काम? जो दुनिया प्रोसेस फॉलो करती है वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स का कहना है कि यार हमारा जो लॉ है ये हर आम आदमी के ऊपर एप्लीकेबल है, हर छोटे बड़े व्यापारी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमारी ये मजबूरी है कि हम इस लॉ को इतना सिंपल बनाएं कि कोई ले मैन भी समझ जाए, कोई ले मैन भी इस्तेमाल कर सके। और अपने कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ा दी इनकम टैक्स एक्ट ने। इनकम टैक्स एक्ट लेके आया ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी इस दुनिया में एसेट्स हैं उनको हम कुछ ब्लॉक्स में बांट सकते हैं। मैं सारे ब्लॉक्स का नाम तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, पर मैं कुछ ब्लॉक्स जो बहुत ज़्यादा आई थिंक इंटरमीडिएट लेवल पे आपको बहुत कम ब्लॉक्स ही बताए जाते हैं, तो जो आपके काम के हैं मैं वो कोशिश करता हूँ लिखने की। ब्लॉक्स का मतलब ये हुआ कि ये एसेट एक कैटेगरी के हैं और इन पे एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। पहला ब्लॉक बनाया हमने बिल्डिंग्स का। हर ब्लॉक के अंदर भी अलग अलग रेट होते हैं, बिल्डिंग्स में भी 2 तरह के रेट होते हैं, 3 तरह के रेट होते हैं, पर एक अलग कैटेगरी माना जाता है बिल्डिंग्स को, एक अलग ब्लॉक। अगला मान लो मैंने बनाया प्लांट एंड मशीनरी का, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, ज़्यादातर एसेट्स इसी में आते हैं। और एक कौन सा ब्लॉक था? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनटैंजिबल एसेट्स। हाँ, मनीषा इज गिविंग अ गुड एग्जांपल, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इनटैंजिबल एसेट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई थिंक दैट्स ऑल द ब्लॉक्स दैट यू आर टोल्ड अबाउट राइट नाउ। वैसे और भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं, बहुत सारी, लंबी कैटेगरी है, बहुत बोरिंग है इफ यू आस्क मी। वो पूरी कैटेगरी बहुत सारी है। शिप के लिए अलग है,
और वो कुछ केमिकल्स के लिए अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल पे इतना ही समझ लो, इसी टाइप के कुछ ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम आगे और भी पढ़ेंगे, जो ब्लॉक्स हैं अपने आएंगे आगे। तो ब्लॉक में बनाने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपने 2 अगस्त 2022 2 अगस्त 2022 को एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ये एक प्लांट एंड मशीनरी है, 2 अगस्त को इसको रिकॉर्ड किया और प्रोपोर्शनेटली इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लोगे नंबर ऑफ डेज में। फिर एक आपने खरीदा 10 अक्टूबर 2022 को, ये भी प्लांट एंड मशीनरी है। अब नॉर्मल हिसाब से चलो तो ये भी एक सेपरेट एसेट की तरह रिकॉर्ड होना चाहिए, इस पे भी सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना, एक साल में तुमने 4-5 मशीनरीज ही तो खरीदी हैं, सबको एक ही ब्लॉक में डाल दो, सबकी वैल्यू एक साथ जोड़ के मेरे को बताओ कि पूरे प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक की क्या वैल्यू आ रही है, उस ब्लॉक पे हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। समझ में आई ये बात? हर कैटेगरी के एसेट को अपनी एक अलग कैटेगरी में बांट के रखना। जैसे स्कूल में हाउसेज होते थे, जैसे वो हैरी पॉटर में था ना, ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन और कौन सा था, हफलपफ, ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन और एक और कौन सा हाउस था याद नहीं आ रहा है, कैटेगराइज करते थे वो लोग। वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, जितने भी एसेट्स हैं दुनिया में सबको कुछ मेजर ब्लॉक्स में क्लासिफाई करते हैं। तुम इस कैटेगरी के हो, तुम इस कैटेगरी के हो, तुम इस कैटेगरी के हो, और उस कैटेगरी के हिसाब से उसके लिए डेप्रिसिएशन के रूल्स बनाए हुए हैं। और सबसे मजे की बात कि अगर तुम एक कैटेगरी के 10 एसेट्स भी खरीद रहे हो, 5 एसेट्स भी बेच रहे हो, तो आपको उसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना है इनकम टैक्स के पर्पस से। आपने अगर 4 एसेट्स खरीदे तो आप लिखोगे एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, चारों की प्राइस डाल दो एक में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, पर एक डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस ये इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने से ज़्यादा यूज़ किया एसेट को या 6 महीने से कम यूज़ किया। जिस एसेट को आपने साल की स्टार्टिंग में खरीद लिया था उस पर फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जिसको 6 महीने के बाद खरीदा, लेस देन 180 डेज यूज़ किया, उस पर आधा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सारे के सारे को एक साथ ऐड कर दो ब्लॉक की ओपनिंग WDV में, और अगर सेल कर रहे हो तो सारे के सारों को एक साथ घटा दो। ये चीज़ क्लियर हुई? तुम बेड खरीद रहे हो, टेबल खरीद रहे हो, सोफा खरीद रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सब का सब क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, एक साथ एक ब्लॉक में डालो। तुमने साल में 5 बेड खरीदे, तुमने 6 सोफास खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं है, जितने भी खरीद रहे हो एक साथ जोड़ के ब्लॉक में डाल दो। ये तो हो गया ब्लॉक ऑफ एसेट्स। थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे, फिर अपन एक्चुअल कॉस्ट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर WDV पे। देखो 4 ब्लॉक ऑफ एसेट्स, जैसा कि मेरे को भरोसा था तुम्हें 4 ब्लॉक ऑफ एसेट्स बताए गए हैं बस। बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट्स। इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ परसेंटेजेस दे दिए। आई थिंक परसेंटेज आगे आएगा कि ये देखो यहीं पे तो है। वेरी गुड, इसको जूम कर ले थोड़ा सा। आपको ये दिख रहा है सबको? कैन एवरीबडी सी द टेक्स्ट एंड परसेंटेज रिटन हियर इन? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा और जूम करके देखे क्या? देखो सबसे पहले बिल्डिंग के ब्लॉक की बात करते हैं। तो बिल्डिंग के ब्लॉक को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। एक तो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक है जनरल और एक है टेम्पररी स्ट्रक्चर। यानी देखा जाए तो ये जो जनरल लिखा हुआ है इट इज अ रेसिडुअल हेड। सबसे पहले अपन कोई बिल्डिंग दिखेगी तो ये देखेंगे कि कहीं ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल तो नहीं है। अगर ये रेसिडेंशियल है तो उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन का एसेट बन सकती है? हाँ, अगर मान लो कि मेरा कोई बहुत बड़ा सा फैक्ट्री है
जिसके बगल में मैंने 3-4 रेजिडेंशियल टावर्स बना दिए हैं जहाँ पे मेरी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो वो जो रेजिडेंशियल टावर्स हैं वो रहने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दे आर प्योरली रेजिडेंशियल, बट दे आर माई बिजनेस एसेट। तो मैं उस पर बिल्कुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। और कौन से रेट पे क्लेम करूँगा? 5%। उसके बाद अगर कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है, हमने कुछ तंबू वंबू बनाया हुआ है, उसका रेट है 40%। टेम्पररी स्ट्रक्चर बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके आसपास बहुत सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं, कुछ कैंप्स बनाए जाते हैं, कुछ लकड़ी से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है और डेप्रिसिएशन का रेट है 40%। उसके बाद जो कहीं नहीं गया वो जनरल में जाता है, यानी कि आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग और नॉर्मल कोई और भी अगर बिल्डिंग है जो रेजिडेंशियल भी नहीं है, टेम्पररी स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो वो जनरल में जाएगी। ठीक है, सपोज करो आपकी साइंटिफिक रिसर्च वाली कंपनी है, आपने एक वो बनवा दिया, क्या बोलते हैं उसको यार, टेलीस्कोप बना दिया बहुत बड़ा सा, जो वो होता है ना ऐसा गोल सा, आपने देखा है एक बड़ा गोल सा डोम शेप का स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप है, क्या तो नाम है उसका यार, और उससे बहुत दूर तक दिखता है, जुपिटर के मून्स दिखते हैं उससे। तो भाई आपका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है, ना तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है। लो डेप्रिसिएशन, जनरल रेट पे 10% पे। जितनी ज़्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उतना ज़्यादा एसएससी को फ़ायदा। जब बिल्डिंग बन रहा हो तो तब क्लेम ले सकते हैं क्या? नहीं, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब क्लेम लेंगे। बिल्डिंग बनाने के दौरान आपने जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं उन पे आप ज़रूर क्लेम ले सकते हैं। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होता है, बिल्कुल डेप्रिशिएट होता है। इनकम टैक्स एक्ट खुद कह रहा है कि 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, और अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, टेम्पररी है तो 40%। हमारे ज़माने में टेम्पररी का 100% होता था, पर पता नहीं सरकार के मन में कुछ आया होगा, सरकार ने कुछ देखा होगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने इसको 40% कर दिया। ठीक है, उसके बाद कम्स द मोस्ट सिंपल ब्लॉक ऑफ एसेट्स विच इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स। सिंपल 10% का रेट है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये समझ जाओ कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स में क्या क्या आ सकता है। ये तो समझ गए होंगे कि फर्नीचर में ये जो सोफ़ा, टेबल, चेयर है, ये सारी चीज़ें तो फर्नीचर में आएंगी। सर फिटिंग्स का मतलब क्या हुआ? बेटा फिटिंग्स का मतलब आता है कई बार इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वायरिंग हुई है, ये केबल्स लगे हैं और वो स्विच बोर्ड लगा है। एयर कंडीशनर को भी आप चाहें तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में डाल सकते हैं, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी की तरह यूज़ नहीं हो रहा है तो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि कब एयर कंडीशनर प्लांट एंड मशीनरी की तरह यूज़ होता है और कब उसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में डाल सकते हो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी फिटिंग्स हैं, जैसे बल्ब्स हैं, फैन है, एलईडी लाइट्स, तो ये सब फिटिंग्स में आएंगी, ये तो कंफर्म फिटिंग्स में आएंगी। एसी ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे थोड़ा विवाद होता है, तो मैं इस पर क्लैरिटी दे दूँ। एक केस लॉ है, मैं आपको थोड़ा उसका नट शेल में उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो सम है, जो उसका बिल्कुल निचोड़ है, वो बता देता हूँ। अगर आपने अपने ऑफिस स्पेस में जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वहाँ एसी लगा के रखा है, इसलिए कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ना आए, गर्मी ना आए। ह्यूमिडिटी से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं और ह्यूमिडिटी को रोकने के लिए एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने ऑफिस में एसी लगाया है जहाँ कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, आईटी इक्विपमेंट्स हैं, आपने सर्वर रूम में एसी लगाया है, सर्वर रूम में तो बड़ा हैवी एसी लगता है, अलग ही कूलिंग होती है उसकी, वो नॉर्मल एसी जैसा नहीं होता, उसका अलग ही सिस्टम आता है, तो वो आपका प्लांट एंड मशीनरी है, वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में नहीं जाएगा। लेकिन मान लो कि तुमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो बिल्डिंग बनाई थी, जो फ्लैट बनाया था, वहाँ उनके ड्राइंग रूम में एसी लगवा दिया या उनके बेडरूम में एसी लगा दिया, तो बेडरूम में एसी लगा है तो वो क्या हो गया? फिटिंग्स हो गया। अब वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, बेडरूम में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एसी हेल्प नहीं कर रहा है। एसी नहीं भी होता तो भी वो प्रोडक्शन बेडरूम में हो सकता था। बट द थिंग इज दैट कि जब तक वो प्रॉपर फैक्ट्री में कोई चीज़ यूज़ हो रही हो, प्रॉपर आउटपुट के लिए कोई यूज़ हो रही हो, कमर्शियल यूज़ हो रही हो, तब वो प्लांट एंड मशीनरी हो गई। और अगर कहीं ऐसी जगह यूज़ हो रही है जहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्शन से उसका लिंक नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में डाल सकते हो। इज दिस क्लियर?
यस, कुछ तो बोलो। देन कम्स द ब्रॉडेस्ट हेड ऑफ देम ऑल। सबसे ब्रॉड हेड जो सबसे ज़्यादा आइटम्स को कवर करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज प्लांट एंड मशीनरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल। प्लांट एंड मशीनरी का एक ही रेट है 15%। ये जो बाकी है ना, ये कुछ ना कुछ वेरिएशन है, ये एक्चुअल प्लांट एंड मशीनरी का रेट नहीं है। जैसे अगला देखो मोटर कार, मुझे तो लगता है मोटर कार का इन्होंने हेड ही अलग बना देना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ यार, थिकनेस ज़्यादा है हाइलाइटर की, बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। लेट मी यूज़ द कलर कौन सा हल्का सा यूज़ करते हैं, कोई पेल ब्लू, लैवेंडर, रोज़, पता भी नहीं चलेगा। चलो रोज़ ट्राई करते हैं। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अदर देन हायर। और अगला क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा उसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो कि ये बिल्कुल ही अलग है। मोटर बसेस, लॉरीज, वैन्स एंड टैक्सीज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। सबसे पहले पहली वाली कैटेगरी यानी नॉर्मल कार्स। डायरेक्टर कोई कार यूज कर रहा है, या फिर मान लो कंपनी का जो काम है वो थोड़ा मार्केटिंग का है, तो जो मार्केटिंग के बंदे हैं वो कंपनी की कार लेके घूमते रहते हैं। तो हम कार को किराए पे नहीं चला रहे हैं, हम कार को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। इट्स अ नॉर्मल कार, इट्स नॉट अ ट्रक, इट्स नॉट अ लॉरी, इट्स जस्ट अ कार। तो नॉर्मल कार्स पे डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी। पर जैसे ही आप उस कार को किराए पे चला दो, ओला उबर में डाल दो, तो वो कार नहीं रह जाती, वो क्या बन जाती है, वो टैक्सी बन जाती है। इसके अलावा कोई और एसेट है 4 पहिए पे चलने वाला, 5-6 पहिए पे, 8 पहिए पे चलने वाला, तो देखो कि वो कार है कि कुछ और है। क्या है, मोटर बस है, तो देखना ही नहीं है कि हायर पे चल रहा है कि नहीं, बस पे हमेशा 30%। लॉरी है हमेशा 30%, वैन है हमेशा 30%। मोटर बसेस, लॉरीज, वैन्स और टैक्सीज पे 30% का ज़्यादा यानी कि डबल डेप्रिसिएशन का रेट इसलिए दिया गया क्योंकि जो गाड़ियाँ हायर पे चलती हैं या कमर्शियली यूज़ होती हैं, उन गाड़ियों का उत्पीड़न ज़्यादा होता है। अब तुम खुद को ही ले लो, जब कभी ओला कैब में या उबर में बैठते हो तो ये ध्यान देते हो कि जूतों से गंदे हो रहे हैं नीचे, उसी में चिप्स का पैकेट खोल के खाओगे, कुछ चिप्स इधर गिर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो गिर गया कोल्ड ड्रिंक, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेते हुए जा रहे हो जिंदगी के। उस कार का क्या हो रहा है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कार का तुम उत्पीड़न कर दे रहे हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया ये जो किराए पे टैक्सी वाली जो कार चलती है ना, बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है। जो ट्रक्स होते हैं, लॉरीज होते हैं, इनको कोई ध्यान से नहीं चलाता, कोई प्यार से नहीं रखता। लेकिन वही कोई कार है ना तुम्हारी अपनी खुद की, अगर तो तुम उस पर स्क्रैच भी नहीं आने दोगे, उसको बचा बचा के चलाओगे, कहीं लड़ ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, टाइम टाइम पे सर्विस कराओगे, कोई दिक्कत हुई तो ध्यान रखोगे उसका, तो वो कम डेप्रिशिएट होती है। गवर्नमेंट कहती है 15% का डेप्रिसिएशन बहुत है इसके लिए। इज इट क्लियर? मैं एक लूप होल बताऊं इसमें, एक छोटा सा लूप होल है, किसी को बताना नहीं कि मैंने बताया है, वरना इनकम टैक्स वाले पकड़ के बहुत मारेंगे मुझे। अमेरिका में पिकअप ट्रक्स का बड़ा फैशन है और इंडिया में भी आजकल आ रहा है। तो देयर इज़ दिस कार जिसका नाम है टाटा की कार है, ये क्या नाम है इसका, जेनॉन, टाटा जेनॉन। गूगल पे सर्च करो टाटा जेनॉन। जेनॉन क्या है, इट्स अ पिकअप ट्रक, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। I'll try and draw like a rough drawing here. अरे जगह कम पड़ गई, मेरी कलाकारी के लिए जगह कम पड़ गई, ऊपर ऊपर बनाता हूँ।
अरे वहाँ अच्छी बन रही थी यार, यहाँ इतने कम स्पेस में फील ही नहीं आ रहा है। अरे बहुत ही गंदी बनी यार ये तो, छी 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 छी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, रुको तुम्हें दिखाता हूँ, जब देखोगे तो ही समझ में आएगा। वेट, आई शेयर द स्क्रीन। स्टॉप शेयर, रुको। ऑल राइट, ये मिल गया। ये देखो अभी दिख रही है, पीछे से खुला हुआ है, यानी कि आप इसको स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हो, बट इट्स रियली कूल। ये देख लो नया मॉडल टाटा हैरियर इंस्पायर्ड जेनॉन 4x4 पिकअप। यार ये कौन नहीं खरीदना चाहेगा, फॉर्च्यूनर से बढ़िया लग रही है ये। पर इसमें मजा क्या है पता है, ये हर टाइम खुली नहीं रहती। मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसका, ये देखो मिल गया, ये दिखा वर्जन। ये जो पीछे का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये रिमूवेबल होता है, यानी कि आप जब चाहो इसको प्रॉपर नॉर्मल एसयूवी की तरह यूज कर सकते हो। ऐसे पीछे लगा दो, पूरे स्टोरेज स्पेस हो जाएगी, एक्स्ट्रा सीट्स खुल जाएंगी तुम चाहो तो। और जब नहीं यूज करना, जब 2 ही लोगों को चलना है, तो आप इसकी सीट्स को क्लोज कर दो, फिर ये ऐसी बन जाएगी और बिल्कुल लग्जरियस। ये देखो, यानी कि अगर आपको कार लेनी है और उस पर डेप्रिसिएशन का मजा लेना है, तो ये बेस्ट कार है आपके लिए। दिखाओ कि बिजनेस के लिए ले रहे हैं, 30% डेप्रिसिएशन क्लेम करो, ये बोल के कि भैया ये कार कहाँ है, ये तो लॉरी है, इस पे तो सामान लाद के जाता है हमारा। प्राइस क्या है, प्राइस तो भगवान जाने भाई, देखना पड़ेगा, बहुत महंगी नहीं है मेरे ख्याल से ये। देखते हैं, अरे देखो, अरे यार मैं भी ले सकता था ये। ओह, टाटा जेनॉन हैज बीन डिसकंटिन्यूड एंड द कार इज आउट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर मेरे ख्याल से नया वर्जन इसका आया है यार, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इसका नया वर्जन आया था कुछ, वो टाटा मोटर्स पे तो दिख रहा था, पिकअप की तरह बेच रहे हैं इसको ये लोग, लग रहा है चली नहीं इंडियन मार्केट में। ये नई वाली जो दिख रही थी, चलो छोड़ो यार, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मैं भी कहाँ कार देखने लगा यार, भावनाओं में कार नहीं, हाँ कार है। अरे बहुत सही, सस्ती भी थी यार वो, 10 लाख की तो है। अगर मान लो 10 लाख स्टार्टिंग, अरे बहुत होगा यार, टॉप मॉडल 13-14 लाख में आ जाएगा, 15 लाख में आ जाएगा, क्या बुरा है। 30% डिप्रिसिएशन के मजे हैं इसमें। चलो कम मुद्दे पे चलते हैं, कहाँ गया अपना पीजीबी, डिप्रिसिएशन पे आते हैं वापस। सो दैट्स द होल डील, दैट्स द लूप होल। इस तरह की जो कार्स आती हैं, पिकअप ट्रक्स, इसको लोग प्रिफर करते हैं बिजनेस में खरीदना। मतलब जो भाई एकदम डायरेक्टर है, एलीट क्लास है, वो तो नहीं चलेगा इसके ऊपर, पर मोस्टली जब एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए, रफ टफ यूज़ करने के लिए जब गाड़ियाँ चाहिए होती हैं कंपनीज़ को, तो कंपनियाँ कार नहीं खरीदती हैं, कंपनियाँ ये खरीद लेती हैं। जिसको दो वो भी खुश, भैया हमें कोई सस्ती सी वैगन आर या ऑल्टो मिलती, उससे अच्छी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी पिकअप ट्रक मिल गई है, क्या पावरफुल है, मस्त बंद करके उसको एसयूवी चला के घूमो। और जब अपना भाई नॉर्मल यूज़ है, नहीं करना है तो निकाल दो, बना दो लॉरी उसको ना। अगली कैटेगरी, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कई सारी सब कैटेगरीज हैं जो मर्ज हो गई हैं, जो आपको छुपा के दिखाई गई हैं। हमने अभी पढ़ा ये मोटर कार वाली कैटेगरी को। अब अगली कैटेगरी आओ बुक्स की। बुक्स की कैटेगरी के लिए कौन सा कलर ढूंढा जाए जो ग्रीन से अलग हो, हल्का फुल्का नन्ना मुन्ना। और कलर नहीं है क्या कोई, कलर्स कम पड़ रहा है यार इसमें, थोड़ा येलोइश सा कुछ और देखें, येलो रेड कुछ ऑरेंज में देखें क्या। ग्रीन नहीं यार, कुछ और चाहिए मेरे को, चलो ये यूज कर लेते हैं, दिस इज नाइस। बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन। अरे नहीं यार, इसमें छुप जा रहा है, येलो यूज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं है। कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ रनिंग लाइब्रेरी। तो सरकार का कहना है कि यार देखो, 3 तरीके के लोगों के पास बुक्स होती हैं जिनको वो एसेट मानते हैं। पहला तो वो जो लाइब्रेरी चला रहा है, उसकी बुक जो है वो एक तरह से जैसे मोटर कार रनिंग ऑन हायर होती है ना, वैसे किराए पे चलती है। दिन में 10 लोग आ रहे हैं, उस किताब को छू रहे हैं, उसके साथ पता नहीं कैसा कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो किताब बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होती है। तो लाइब्रेरी वाली बुक्स के लिए 40% डेप्रिसिएशन।
और अब सुनो हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी इज्जत की बात कि भैया जो बुक प्रोफेशनल्स के पास होती है, प्रोफेशनल्स उसको हमेशा पढ़ते रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन टच विद देयर स्टडीज। तो चूंकि वो हमेशा पढ़ते रहते हैं तो उनको भी 40% डिप्रिसिएशन मिलेगा जैसे लाइब्रेरियन को मिलता है उनकी लाइब्रेरी की बुक्स पे। हाँ, अगर किसी आम बिजनेसमैन के पास है, किसी आम बिजनेसमैन के पास बुक्स है तो वो तभी यूज करेगा जब उसको रिफर करना होगा कि अरे ये चीज समझ में नहीं आ रही, एक बार देख लेते हैं बुक में। वो भी ज्यादा देखता नहीं, वो सीए कोई फोन कर भैया देख लो अपनी किताब में, तो उसकी बुक्स जो है वो कम डेप्रिशिएट होती है, तो उसके लिए दे दिया 15% का रेट। इज इट क्लियर? डन? देन वी कम टू शिप्स। शिप्स पे 20% का रेट है। एरोप्लेन पे कितना रेट है? 40% का। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इन पे 40% का रेट है, जो एक जमाने पे 100% हुआ करता था, पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी अब 40% कर दिया गया है। देन कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप एडोब पीडीएफ यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो, पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो विंडोज होगा या मैक ओएस होगा, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर का कॉस्ट मिला के इस पे 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इनटैंजिबल एसेट में आएंगे, वो 25% वाले में आएंगे। ये जो एमएस ऑफिस है और ये सारी चीजें हैं, दिस इज इनटैंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर, नो हाउ, patents, copyrights, trademarks, licenses, anything that you can't touch, a right, a know-how, franchisees or any other business or commercial rights of similar nature, 25%. Sir, again computer please. It's very simple cost of, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो 40% की, ना सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप के कॉस्ट पे, पर अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ में खरीदा है तो उसके कॉस्ट पे भी। जैसे आप जब लैपटॉप खरीदने जाओगे ना तो आपको कई तरीके के लैपटॉप मिलेंगे मार्केट में। कुछ लैपटॉप्स हैं जो आपको विंडोज़ डाल के देते हैं और ओरिजिनल विंडोज़ डाल के, और कुछ लैपटॉप्स हैं जो कहते हैं कि यार हम ओरिजिनल विंडोज़ डाल के नहीं देंगे, जो फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स समझते हो कि किसी ने बना दिया ऑपरेटिंग सिस्टम और बोला ले जाओ फ्री में यूज़ करो। जैसे उबुंटू इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत कुछ विंडोज़ के जैसा है, उसको यूज़ करना बहुत आसान है और वो बिल्कुल भी फ्री है। आप जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हो जब भी विंडोज़ से परेशान हो जाओ तो। हालांकि यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा, पर हो जाता है। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनकम टैक्स कहता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना तो कंप्यूटर सिर्फ एक हार्डवेयर है, इसका कोई काम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट को कंप्यूटर की कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। तो जब आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर रहे हो अपने लैपटॉप के साथ, तो अलग अलग परचेज कर रहे हो तो आपको पता है अलग अलग है, लेकिन फिर भी उसको सेम डिप्रिसिएशन के रेट में डालना होगा। और अगर मान लो आप नहीं खरीद रहे हो अलग अलग, आप ऐसा लैपटॉप खरीद रहे हो जिसकी प्राइस में ऑलरेडी ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड है, फिर तो आप वैसे भी अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि यार इतने पचड़े पे पड़ना ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो साथ में मिल रहा है वो भी कंप्यूटर के रेट पे कर दो, अलग से खरीदना तो भी कंप्यूटर के रेट पे कर देना। 40% depreciation on computers and its operating system. Sir, 1000 computer having companies, it can claim depreciation on all computer company. What? Saurabh is saying 1000 computer having companies, it can claim depreciation to all computers in companies. अगर किसी कंपनी में 1000 कंप्यूटर है तो वो 1000 कंप्यूटर्स का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी बेटा। अच्छा, अगर किसी कंप्यूटर कंपनी में 1000 कंप्यूटर्स हैं, उसने क्या करा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और अपने बंदे को लगा दिया चल सब में इंस्टॉल कर, तो क्या होगा? अरे क्या होना है, कंप्यूटर्स की कॉस्ट जो है उस पर भी 40% डिप्रिसिएशन लग जाएगा पूरे 1000 कंप्यूटर्स पे, और जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा गया उस एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी 40% डिप्रिसिएशन लगेगा। इट डजेंट मैटर, जितना पैसा आपने खर्चा करा एसेट को एक्वायर करने के लिए, उतने ही पैसे का डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। डन?
यहाँ कोई डाउट किसी के मन में? इट्स अ सिंपल लिस्ट और कुछ नहीं है। यही लिस्ट देख के आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स लगाने हैं। मोटा मोटा मैं कहूँ कि आपको कौन सा रेट याद रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ। बिल्डिंग का रेट है 10%, रेसिडेंशियल हुआ तो 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का रेट है 10%, प्लांट एंड मशीनरी का रेट है 15%, और मोटर कार का रेट भी है 15%। मोटर कार का अगर टैक्सी है तो 30%, तो बाकी तो सब डिटेल्स हैं, लेकिन मोटे मोटे 10-10-15 ये याद रखना है, और इंटेंजिबल एसेट का 25% याद रखना है। बाकी के ये जो रेट्स हैं ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। कंप्यूटर का थोड़ा कॉमन है, तो 40% कंप्यूटर का याद रख लो, बस इतना ही है। बाकी चीज़ें आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मोटर कार पे आपने इतना डिस्कशन किया तो ये बात तो आपको याद रहेगी। आपने बुक्स पे इतना डिस्कशन करा तो ये बात आपको याद में रहेगी। शिप्स एयरप्लेन्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि बेटा इसका लॉ हाल ही में चेंज हुआ है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 100%। जितने का खरीदा सेम ईयर में पूरी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जाता था टू एनकरेज द बिजनेसेस टू इंस्टॉल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इन देयर फैक्ट्रीज, टू इंस्टॉल एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स इन देयर फैक्ट्रीज। तो पहले तो गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश करी कि देखो 100% डेप्रिसिएशन देते हैं, तो क्या इस डेप्रिसिएशन के लालच में आके लोग इसको इंस्टॉल करेंगे? गवर्नमेंट ने देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी नालायक लोग हैं, इंस्टॉल नहीं कर रहे। जब हमारा इंस्पेक्टर छापा मारने पहुंचता है तब वो लोग बोलते हैं कि अरे भैया कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो, तब वो लोग लगवाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्या फ़ायदा ऐसे नालायकों को बेनिफिट दे के, गवर्नमेंट ने अपना बेनिफिट वापस खींच लिया और आपको 40% के रेट पे डेप्रिसिएशन अलाउ किया। दैट्स वाई दिस रेट इज इम्पॉर्टेंट एंड माइट बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर दिस अटेम्प्ट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछता इसको। इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन नोट डाउन दीज रेट्स, अदरवाइज मेरे नोट्स में तो है ही आपको नोट्स लेने की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी PDF इनफ है, आप इनको ही यूज़ कर सकते हो। चाहो तो इनका प्रिंट आउट करा लो, बाइंडिंग करा लो, इट्स ऑल कूल, दे विल बी गुड इनफ। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब आ जाओ बिल्डिंग पे। पहला क्लैरिफिकेशन कि बिल्डिंग का मतलब सुपर स्ट्रक्चर ओनली, डज नॉट इंक्लूड साइट। इसको मैं सीधे शब्दों में कहूं तो साइट का मतलब ये कह रहा है कि बिल्डिंग की कॉस्ट में आप लैंड की कॉस्ट जोड़ के नहीं छुपा सकते। लैंड पे 1 रुपए का भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, बिकॉज लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, इट इज फॉर एवर एन एप्रिशिएटिंग एसेट। लैंड की वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं है। बिल्डिंग आपकी पुरानी हो जाएगी तो आप जब 10 साल बाद 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे ना, तो जो नया बंदा खरीदेगा आपसे प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग को तोड़ देगा कि अरे ये तो पुरानी हो गई, जर्जर हो गई है, ख़राब हो गई है, वो नई बिल्डिंग बनाएगा। पर लैंड वैसी की वैसी रहेगी, और जो लैंड आपने 5 लाख में खरीदी थी वो आप 5 करोड़ में बेचोगे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, बिल्डिंग्स इंक्लूड रोड्स, ब्रिजेस, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। कई बार जब फैक्ट्रीज बनती हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ लगा है, थोड़ी सी दूरी पे एक प्लांट यहाँ लगेगा और एक प्लांट यहाँ लगेगा। सपोज करो रॉ मटेरियल आता है, पहले यहाँ प्रोसेस होता है, फिर उसको दूसरी बिल्डिंग में ले जाते हैं, फिर उस बिल्डिंग से लेकर तीसरे बिल्डिंग में ले जाते हैं, और तीसरे बिल्डिंग से फिर वापस चौथे बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में आता है प्रोसेसिंग के लिए। बिल्डिंग्स के बीच में रोड्स बन गए, तो ये जो रोड्स हैं इनको आप डेप्रिसिएशन में क्लेम कर सकते हो। रोड में बाकायदा गिट्टी विट्टी पड़ती है, रोड रोलर लगता है, समय के साथ वो रोड ख़राब होती है, पुरानी होती है, डेप्रिशिएट होती है, रोड को आप क्लेम कर सकते हो बिल्डिंग में। ब्रिजेस, तो सपोज करो कि ये 2 टावर हमने बनाए शानदार अपने ऑफिस के, अरे अच्छा नहीं जाना है, एक सेकंड,
ये टावर की छत ही गिरा दी मैंने। ठीक है, ये 2 टावर हमने बनाए अपने ऑफिस के, और दोनों टावर के बीच में टॉप फ्लोर पे हमने क्या किया कि पार्टनर्स का केबिन हुआ करता था। तो पार्टनर लोगों को आपस से मिलने के लिए एक बिल्डिंग से निकल के दूसरे बिल्डिंग में ना जाना पड़े, उतना वॉक ना करना पड़े, इसके लिए एक स्काई ब्रिज बना दिया गया दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। सच ब्रिज इज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, इट विल डेप्रिशिएट एंड यू कैन क्लेम द डेप्रिशिएशन। वेल्स मतलब जैसे पहले पुराने घरों में कुआं होता था, तो भाई मान लो आपने भी फैक्ट्री में कुआं बना दिया, उससे क्या शुद्ध पानी लेके लेबर लोग पीते हैं, उनके लिए वाटर सप्लाई का काम हो गया। आपका एग्रीकल्चरल कुछ काम है, आपने ट्यूबवेल बना दिया। ट्यूबवेल में क्या होता है, वो पंप करके इरिगेशन का पानी आता है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स को यूज किया जाता है। इट इज लाइक अ बॉक्स। आपने ट्यूबवेल देखी है? डज एवरीबॉडी नो व्हाट अ ट्यूबवेल इज? यस, तो ट्यूबवेल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, और उसको बिल्डिंग की तरह ही डेप्रिशिएट करेंगे। इसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसको करेंगे अदर स्ट्रक्चर्स 10% के रेट पे। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई घर बनाया है, घर के अंदर वेल बना दी, घर के अंदर ट्यूबवेल बना दी, तो फिर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। तो जैसी बिल्डिंग है, ये रोड्स, ब्रिजेस, वेल्स और ट्यूबवेल्स वैसा ही एसेट बन जाएंगे। अब भाई जैसे कभी खुशी कभी गम में वो उनका जो बंगला था, उसमें बंगले के अंदर कितनी बड़ी रोड थी, वो ऋतिक रोशन आता है ना अपनी सुपर कार से, अपने घर के अंदर ही रोड बना रखी है, तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की रोड है, उस पर 5% का डिप्रिसिएशन लगेगा। और जो कमर्शियल फैक्ट्रीज की रोड्स होती हैं, उस पर 10% का लग जाता है। डन। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, ये बड़ा विवाद का पॉइंट था कि बिल्डिंग अगर रेजिडेंशियल है तो उस पर 5% डिप्रिसिएशन है, और जो कमर्शियल है उस पर 10% डिप्रिसिएशन है। तो बहुत सारे लोग इसको ग्रे एरिया की तरह इस्तेमाल करने लगे। भाई रेजिडेंशियल में ना क्या है, कम मिल रहा है डिप्रिसिएशन। अगर मैं इसको कमर्शियल घोषित कर दूं, अगर मैं बोलूं कि ये कमर्शियल बिल्डिंग है, तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा, मुझे बहुत सारा डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के फ्लैट्स उन्होंने बनाए थे, हर फ्लैट के साथ एक एक रूम एक्स्ट्रा बना दिया। बोला ये आपका काम करने का रूम है, जब आप यहाँ से काम करके जाओगे तो घर पे भी आपको अगर कुछ रिपोर्टिंग करनी पड़े तो एक वर्क रूम करके छोटा सा हमने बना दिया। अब वर्क रूम बनाने से क्या हो गया कि भाई वहाँ पे भी काम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं वो भी बिजनेस प्रीमाइसेस है, तो उन बिल्डिंग पे भी आप 10% का डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। जब ये बात इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने आई, इस पे इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन किया, देयर वाज अ ह्यूज केस, और अंत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये केस जीत गया। कोर्ट ने कहा कि एक बिल्डिंग को हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता हुआ मानेंगे अगर बिल्ट अप फ्लोर एरिया का 2/3 या उससे ज़्यादा, नॉट लेस देन 2/3 का मतलब 2/3 या उससे ज़्यादा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता हो। तो मतलब समझ में आया कि सपोज करो कि आपके घर में ये कंपनी ने वो जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए, उसमें एक छोटा सा कमरा दे दिया कमर्शियल का, तो वो कमर्शियल नहीं बन जाएगा, क्योंकि अभी भी ये इतना बड़ा पोर्शन किसके लिए यूज़ हो रहा है, रेसिडेंस के लिए यूज़ हो रहा है। उसको कमर्शियल अगर बनाना है तो अगर इतना बड़ा रूम है तो इसको ऐसे करो, ये पूरा पोर्शन अगर ऑफिस के लिए यूज़ हो रहा है और ये पूरा पोर्शन घर के लिए यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड कैन बी क्लेम्ड, 10% डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड अपॉन इट। जैसे मैं अभी देखो एक लाइव एग्जांपल मेरे सामने ही है कि मैंने बताया मेरी वाइफ ने एक लॉन्ड्री का फ्रेंचाइजी लिया है, तो वो जो वर्कर्स थे ना वो बोल रहे थे कि मैडम कहीं रहने की जगह हम लोग को दिलवा दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं और यहाँ तो संडे मंडे कोई छुट्टी है नहीं, तो हमें कुछ बहुत दूर अप डाउन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो टेम्प्रेरी जुगाड़ अभी हमने क्या किया है कि वो जो शॉप है, उस शॉप में ही एक केबिन सा बना हुआ है, उसमें ये लोग अपना बेड गद्दा रख लेते हैं मोड़ के, और रात होती है तो वो गद्दा बाहर निकाल के सारे वो एम्प्टी स्पेस में बिछाते हैं और वहीं सो जाते हैं। वो प्योरली कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल पर्पज से यूज़ तो कर रहे हैं रात में सोने के लिए, लेकिन है वो प्रॉपर्टी प्योरली कमर्शियल। जब उनको मैं घर दिला दूंगा तो फिर भाई उनका रेजिडेंशियल हाउस जहाँ पे है वो रेजिडेंशियल हाउस हो जाएगा, ये हो जाएगा कमर्शियल हाउस।
कमर्शियल हाउस बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल बिल्डिंग। क्लियर? ओके। अब आखिरी क्लैरिफिकेशन, नहीं आखिरी नहीं, शायद और भी है, लेट मी चेक, हाँ अभी और भी है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एटलीस्ट ये कह सकता हूँ मैं, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, नॉट बी अलाउड ऑन लैंड, नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन द लैंड ऑफ कोर्स। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कई बार जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो लैंड और बिल्डिंग का प्राइस अलग अलग नहीं होता है, आपको सीधा सीधा बताया जाता है। जैसे एक मेरे पास डील आई थी, वो 85 लाख में 1000 स्क्वायर फीट का 2.5 फ्लोर की बनी हुई बिल्डिंग मेरे को दे रहा था। अब वो ये नहीं बोल रहा था कि हमने जो बिल्डिंग और नई बिल्डिंग बनाई थी बहुत बढ़िया बनाई हुई थी, उसने प्रॉपर पेंट वेंट करा के, ग्रिल विल लगवा के और पूरा फॉल्स सीलिंग एंड एवरीथिंग, पूरा अंडर आर्टिफिशियल लाइटिंग और बहुत सुंदर सा बनाया था उसने। तो उनका कहना था कि भाई साहब 85 लाख में ले लीजिए आप। वो ये नहीं बोले थे लैंड कितने की है, बिल्डिंग कितने की है। मैंने वो 85 लाख का सपोज करो खरीद लिया और मैं अपने ऑफिस की तरह यूज़ करना चाहता हूँ उसको। क्या मैं उस बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर पाऊंगा? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भले ही तुम्हें लैंड की कॉस्ट अलग से ना पता हो, तुम उसको पता करो, आसपास पूछो कि मार्केट वैल्यू क्या है, नहीं तो म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल लो प्रॉपर्टी की, कि वहाँ पे लैंड जो है उसकी म्यूनिसिपल स्टैम्प ड्यूटी रेट होता है ना, तो लैंड का रेट फिक्स होता है कि इस एरिया में अगर लैंड है उसका ये रेट रहेगा। तो वो जो लैंड का रेट गवर्नमेंट ने निकाला है, अगर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट वाला रेट यूज़ करो। लेकिन सही तरीका तो क्या है कि मार्केट वैल्यू निकालो लैंड की, और उस मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड को बिल्डिंग की कॉस्ट में से घटा दो। फिर जो बचा वो प्योरली बिल्डिंग का कॉस्ट है, अब उसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब उस लैंड की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तुमको, बिल्डिंग वाला जो पोर्शन है उस पे जरूर डेप्रिसिएशन मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। डेप्रिसिएशन सबसे लंबा टॉपिक है, मेरे को लगता है 2-3 क्लासेस तो कम से कम चलेगा। सो डोंट लूज योर पेशेंस, बहुत कुछ सीखने को भी है इसमें। जस्ट कीप ऑन पेइंग अटेंशन टू एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स में मैं पागल नहीं हूँ, सब हाईलाइट करता रहता हूँ। ये जेन्युइनली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे तो ही आगे बिल्डअप होगा अच्छा। क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें ये, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बिल्डिंग्स में हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पढ़े, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स हम, अच्छा ये बिल्डिंग्स के नहीं है सारे, मेरे ख्याल से बाकी डेप्रिसिएशन के भी है, पर ये 10 पॉइंट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक पॉइंट से उठा के तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और एग्जामिनर कोशिश करेगा कि हम ऐसा पॉइंट उठाएं जो बच्चों को याद ही ना रहा हो, बच्चे भूल गए हो, कह रहे ये तो क्या इतनी कंडीशन है, कौन याद करेगा, मोटा मोटा मेरे को पता है 10% बिल्डिंग जनरल और 5% रेजिडेंशियल, बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जामिनर ढूंढ के आपके लिए इसी में से कोई एक पॉइंट निकाल के लाएगा और इसी से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देगा। अगेन नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इज दैट कि अगर आपने अपने घर में वुडन डोर्स लगवाए हैं, विंडोज लगवाए हैं, तो जस्ट बिकॉज कि वो वुड के बने हुए हैं वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स नहीं कहलाएंगे, दे विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। हालांकि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क तब पड़ता है जब आप रेजिडेंशियल बना रहे हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, अब उसमें लकड़ी के जो खिड़की दरवाजे लग रहे हैं उसको बोलेंगे ये तो ये बिल्डिंग का पार्ट थोड़ी, भाई साहब बिल्डिंग पे ना 5% डेप्रिसिएशन है, ये तो फर्नीचर है, फर्नीचर पे 10% है, मेरे को 10% चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये फर्नीचर नहीं है, इसको हम बिल्डिंग का ही पार्ट मानेंगे। देन कम्स द वर्ड प्लांट। जब मैं कहता हूँ प्लांट तो बहुत से लोगों के मन में ना कोई ऐसी इमेज बनती है, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ छोटी सी ड्राइंग करने की, कि एक कोई सुंदर सा पौधा है, देखो पत्तियां निकली हुई हैं, फूल खिले हुए हैं। दिस इज नॉट द ट्रू वर्जन ऑफ प्लांट, दैट्स नॉट द प्लांट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स नॉट द प्लांट इनकम टैक्स एक्ट टॉक्स अबाउट। इनकम टैक्स एक्ट जिस प्लांट की बात करता है, दैट्स द चेन ऑफ मशीनरी यूज्ड टुगेदर इन सिंक्रोनाइजेशन
टू प्रोड्यूस अ कॉमन आउटपुट, उसको बोलते हैं प्लांट। प्लांट में बहुत सारी चीज़ें आती है। शिप जो है उसको भी प्लांट माना जाता है, क्योंकि जब एक शिप बनती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इतने सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हारी कार में कितने इक्विपमेंट्स हैं, मोटरसाइकिल में कितने इक्विपमेंट्स हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि भाई थोड़ा करके हर जगह मल्टीपल मशीनरीज लगने लगी हैं जो एक साथ काम करती हैं, सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं, तो हम उसे प्लांट बोलते हैं। व्हीकल, मैंने कार का एग्जांपल लिया। बुक्स, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन बुक्स को भी इनकम टैक्स कहता है कि भाई ये भी तो प्लांट एंड मशीनरी है। हर बुक से तुम्हें बहुत सारा अलग अलग तरह का ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को तुम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हो और उससे इनकम कमाते हो। तो जो लोग बुक्स को कमर्शियली यूज कर रहे हैं उनके लिए बुक्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कोई आपने साइंटिफिक एपरेटस लिया, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट लिया, ये सारा प्लांट के डेफिनेशन में आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, बस टी बुशेस और लाइव स्टॉक। तो टी बुशेस तो देखो वैसे भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टी बुशेस जिसके लिए एसेट होती हैं वो चाय के बागान है। चाय के बागान के लिए वो टी बुशेस एसेट ज़रूर है, पर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, वो स्टॉक है, इन्वेंट्री है जिसको वो कल को बेचने वाले हैं। जो स्टॉक होता है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो डेप्रिसिएशन के रूल्स स्टॉक पे अप्लाई नहीं करते। स्टॉक इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो टी बुशेस तो ऑफकोर्स प्लांट का हिस्सा नहीं है, पर लाइव स्टॉक कहीं कहीं प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा होते हैं। लाइक सरसों का तेल आप सबके घर में आता होगा, मस्टर्ड ऑयल। डू यू गाइस नो मस्टर्ड ऑयल? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल। क्या होता है, सरसों के बीज जो होते हैं, सरसों का जो एक्चुअल पौधा होता है उसमें से कुछ सीड्स निकलते हैं ब्लैक, उसको पीस के मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है, विच इज वेरी वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एंड मेनी अदर एप्लीकेशंस। तो सरसों का तेल निकालने के दो तरीके होते हैं बेटा। एक तो मॉडर्न तरीका है मशीनरी में, जिसमें मशीनरी बहुत तेज़ी से सरसों के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे से, उनको बहुत तेज़ी से गोल गोल घुमा के वो कर देती है, बिल्कुल मतलब कंप्रेस कर देती है, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है प्रोसेस में। और कहा जाता है कि इस प्रोसेस की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सरसों के फ्लावर में, सरसों के सीड्स में, फ्लावर्स नहीं सीड्स में, तो सरसों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पेट तक पहुंचना चाहिए, हमारी बॉडी तक जो न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, वो उस हीट वाले प्रोसेस की वजह से ना खराब हो जाते हैं। तो एक नई वैरायटी आई है आजकल, और ये नई वैरायटी, इसको कहना गलत होगा क्योंकि ये नई वैरायटी पुराने टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। इसको कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल। आपने कई बार देखा भी होगा कोल्ड प्रेस वर्ड यूज होता है। कोल्ड प्रेस का मतलब क्या हुआ? कोल्ड प्रेस का मतलब होता है कि हम किसी मशीन में सीड्स को नहीं दबा रहे, हमने एक बड़ी सी ओखली ले ली। ओखली जानते हो तुम लोग, वो जिसमें पहले मसाले कूटे जाते थे। वो मैं क्या, इंग्लिश वर्ड मेरे को नहीं पता उसका, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश। वो उस पर ऐसे ऐसे करके वो चाय, अदरक ऐसे ऐसे करते कूटते ना चाय में डालने से पहले, उसी का बहुत बड़ा वर्जन, ठीक है। और लेट मी ड्रॉ इट टू यू। मेरे को पता है मेरी ड्राइंग बड़ी फनी है, ड्राइंग मेरे को नहीं करने आती, बट आई ट्राई एंड ड्रॉ इट फॉर यू। सो लेट्स से ऐसा एक बड़ा सा ऐसा पौधा टाइप का बनाते हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर छोटे 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 सीड्स डाल दिए, और देन देर इज दिस बिग सॉर्ट ऑफ लाइक, जैसे मिक्सर में बीच में एक वो नहीं होता है, ब्लेड होता है, तो ये ब्लेड नहीं होता, ये सिर्फ पत्थर होता है। दिस इज ऑल, बोथ दिस एंड दिस, बोथ ऑफ देम आर मेड ऑफ स्टोन। अब अगर आपको हिंदी आती है तो आपने ओखली और मूसल, ये दो वर्ड सुने होंगे। देयर इज अ सेइंग कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो ये जो है ये मूसल है, ये ओखली है। सो दिस इज फॉर स्टोरेज, मतलब जहाँ रखा जाता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ फॉर द प्रेसिंग प्रोसेस, प्रेसिंग करने के लिए, ठीक है, उसको दबा के उसमें से ऑयल निकालने के लिए। और फिर इसमें से एक पाइप निकला होता है जिसमें से ऑयल नीचे एक जगह एक टैंकर में इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो स्टोन है ये मूव कैसे होता है पता है?
इस स्टोन को रोटेट करोगे तभी तो वो स्टोन प्रेस करेगा और उसको ग्राइंड करेगा, ग्राइंडिंग प्रेसिंग तभी करेगा ना। तो ये मूव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं एनिमल कैसे बनाऊँ यार, बहुत मुश्किल है काऊ बनाना। चलो आई ट्राई अरे यार काऊ आगे से बनाओ पीछे से बनाओ। ओके आई ट्राई एंड ड्रॉ काउज फेस। ये देख सिंपल ड्राइंग रखेंगे। काऊ गुस्सा लग रही है यार, अपने को मार देगी। सैड भी लग रही है थोड़ी, इससे मेहनत करवा रहे हैं ये लोग। बहुत ही गंदी ड्राइंग है ये भगवान। अच्छी मेरी ड्राइंग टीचर ने मेरे को बचपन में बोला था तुम ड्राइंग वाइंग मत किया करो, मैं नंबर दे दूंगी तुम्हें, पर इतनी गंदी ड्राइंग दोबारा मत करना। सो मेरे को टैक्स में क्यों ला रहे हैं? अच्छा इसलिए सैड है। अरे इसको स्माइली फेस बना देते हैं ना, इसको थोड़ा डेंजर बना देते हैं। ला 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 हो गया। सीन को थोड़ा कलर वलर कर देते हैं, फिर तगड़ी सीन बना देते हैं। अब सही है। तो ये काऊ चलाती है इस मशीन को। कौन चला रहा है? काऊ चला रही है। वो ऐसे गोल गोल घूम रही है और वो पूरा ग्राइंडर जो है ना वो गोल गोल उसके अंदर उसको ग्राइंड कर रहा है और उसके अंदर से ऑयल निकल। 0 आउट ऑफ 10 दिया किंजल ने। अरे लेकिन मैंने क्रिएटिविटी तो देखो, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि नहीं। यमराज की भैंस। ठीक है, तो ये क्या है? इनकम टैक्स की आंखों में ये लाइव स्टॉक है। इनकम टैक्स कहती है भाई लाइव है, जिंदा है, उसको हम एसेट नहीं मानेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। भाई लाइव स्टॉक तो जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन खत्म हो गया खत्म हो गया। जब तक तुम उसे खिला पिला रहे हो वो 20 साल तक जिंदा है। कभी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, वो 2 ही दिन में खत्म हो गई। किसी की कोई लाइफ है, किसी की कोई लाइफ है। भाई एक मशीन की लाइफ तो तुम बोल सकते हो एक बार को, लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बोलना चाहता मैं, व्हाट्स द वर्ड, कोई भी एनी क्रिएचर हु इज अलाइव, तुम उसकी लाइफ को आंक नहीं सकते कि ये 80 साल का जीवन है भाई, ये तो 80 साल चलेगा, नहीं कह सकते भाई साहब। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। डेथ एंड टैक्सेस आर द ओनली 2 थिंग्स दैट यू आर श्योर अबाउट इन द वर्ल्ड। जहां भी जाओ या तो डेथ तो हमेशा मिलेगी और टैक्स भी हमेशा मिलेगा। एनिमल बीइंग, yes you can call it animal being. So livestock is not plant. It cannot be classified as plant and machinery even though you are using it for production. Farmers use करते हैं यार, हालांकि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट। पर अगर मान लो कोई कमर्शियल फार्मिंग कर रहा हो, जो सपोज करो ही इज ग्रोइंग समथिंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार, देयर इज दिस स्पेसिफिक थिंग, कोई नशे का सामान होता है यार, उसको दवाई में यूज़ करते हैं। आई थिंक अफीम, अफीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर उसको दवा में यूज़ करते हैं। तो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उसकी खेती करवाई जाती है, तो उस खेती की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है। अरे वो टीवी सीरीज थी ना हॉटस्टार पे आर्या के नाम से, उसमें वो वही करता था उसका हस्बैंड, सुष्मिता सेन का हस्बैंड। सो इस तरह के केसेस अलग है, पर एक मोटा मोटी ये समझ लो कि लाइफ स्टॉक को आप यूज भी कर रहे हो अगर प्लांट एंड मशीनरी के तौर पे। पॉपी प्लांट, एग्जैक्टली आकाश, गुड एग्जांपल। मे बी आई एम नॉट श्योर इट्स कॉल्ड पॉपी और व्हाट, बट या पॉपी आई हैव हर्ड समवेयर, आई एम नॉट श्योर पॉपी इसको कहते हैं या हाँ, या आई थिंक यू आर राइट, पॉपी ही कहते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ यूज कर रहे हो लाइफ स्टॉक को, लाइफ स्टॉक को प्लांट की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा। ठीक, अब आइए वन ब्लॉक फॉर प्लांट मशीनरी एलिजिबल फॉर 15% डेप्रिसिएशन एंड मोटर कार अदर देन यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर। देखो ये जो बात है ये सुनने में बड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही होगी और शायद बहुत गैर इंपॉर्टेंट भी लग रही हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। ये कह रहा है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है विच इज टी बुशेस शैल नेवर बी कंसिडर्ड प्लांट। ये पौधे वाला प्लांट कंसिडर किया जाएगा, वो प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट कंसिडर नहीं किया जाएगा। टी बुशेस आर इन्वेंटोरी बेटा, स्टॉक, इन्वेंटरी / स्टॉक। जो लोग चाय के बागान होते हैं जिनके, उनके लिए ये स्टॉक है।
प्लांट नहीं है जिस पे ये 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सके। चलें अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि यार ये जो मोटर कार अदर देन यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर है, अदर देन यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर मतलब अपनी नॉर्मल कार, उस पे रेट क्या है 15%। क्या और भी प्लांट एंड मशीनरी है जिसके लिए अलग रेट है? हाँ, देयर आर अदर प्लांट एंड मशीनरी विच आर एलिजिबल फॉर 15% डेप्रिसिएशन अलॉन्ग विद मोटर कार। कह रहा है कि इन सबको एक ही ब्लॉक में रखो। ये देखो, वापस हम जाते हैं वो रेट वाले चार्ट पे। मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, पता नहीं तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो अच्छे से नहीं दिख रहा। प्लांट एंड मशीनरी का हेड दिख रहा है तुम्हें? मैं इसको साफ कर दूं? मैंने इतने सारे कलर्स लगा दिए, साफ नहीं दिख रहा होगा शायद। क्लीन कर देते हैं इसको थोड़ा। आपने ये नोटिस करा होगा कि प्लांट एंड मशीनरी एक ऐसा हेड ऑफ एसेट है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ एसेट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के एसेट्स आ रहे हैं और रेट्स भी बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि यार देखो, कंफ्यूज मत हो, क्या करो कि जो एक जनरल हेड है 15% वाला, ये इसको और जो 15% वाली कार्स यूज हो रही हैं उनको, दोनों को एक ही ब्लॉक मान के करना। जब तुमने कोई कार खरीदी तो उस कार की वैल्यू उसी ब्लॉक में ऐड करना जिसमें बाकी नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी एडेड है, जिसपे 15% डेप्रिसिएशन लगता है। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स न सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई तुम दो ब्लॉक्स को मर्ज कर सकते हो, दो अलग अलग कैटेगरी के एसेट को मर्ज कर सकते हो, वो ये भी कह रहा है कि तुम भले ही उन्हें मर्ज करो, पर एक वो सटल हिंट दे रहा है कि ध्यान रखना ये अलग अलग हैं, मर्ज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कैलकुलेशन करो, पर कभी अगर कोई केस फंसा जहां इसको बाइफरकेट करना पड़ा तो हम इसको बाइफरकेट करेंगे, हम इसको अलग अलग कैटेगरी ऑफ एसेट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस चल रहा है जिसमें आपने बहुत सारी मशीनरी लगा के रखी है, आपने साथ में एक कार भी खरीद ली अपने चलने के लिए, ठीक है, आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, भाई डायरेक्ट कंपनी आपको कार दे सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, कार कुछ दिन तो बहुत अच्छी चली, आपने चलाई, फिर आपको लगा यार ये आउट ऑफ फैशन हो गई है, अभी क्या है मेरा लेवल थोड़ा बढ़ गया है, अभी मैं ये छोटी मोटी गाड़ियों में घूमूं 15-20 लाख की अच्छा नहीं लगता, मेरा स्टेटस बढ़ गया है, अब मेरे को चाहिए BMW। आपने BMW की कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी उठा ली, और ये जो गाड़ी थी पुरानी वाली, अब आपने सोचा क्या करें इसका, तो इसको दे दिया ओला में चलाने को। लेकिन जब आपने बिजनेस में उस एसेट को इंट्रोड्यूस किया था तो आपने उसको बोला था कि दिस इज अ मोटर कार अदर देन द वन यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर, और आपने उसको फिर फॉर हायर चला दिया। अब इनकम टैक्स ऑफिसर तो मन ही मन बड़ा खुश होगा कि ये तो बढ़िया है, टैक्सीज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर, इस पे 30% का रेट है, ये बड़ा बेवकूफ़ है, उसको 15% में टैक्स दे रहा है। पर एक्चुअली वो बंदा क्या कर रहा है पता है, जैसे ही उसने टैक्सी पे शिफ्ट किया वो क्लेम करने लगेगा 30% डेप्रिसिएशन। वो बोलेगा कि ये एसेट आज से पहले कभी टैक्सी के तौर पे यूज़ तो हुआ ही नहीं। भाई अगर मैं कोई बिजनेस में सेकेंड हैंड एसेट भी खरीदता जो पहले किसी ने कितना भी यूज़ किया हो, मुझे उससे क्या, मेरे लिए तो नया है, मैं तो नॉर्मल नया एसेट की तरह डेप्रिसिएशन लेता। और अब ये एसेट टैक्सी के बिजनेस में तो पहली बार आया है, तो टैक्सी के बिजनेस के लिए एसेट नया हो गया, तो अब हम इसको पूरी फुल कॉस्ट पे 30% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। ये केस हुआ था। इस केस में ये निकल के आई क्लैरिफिकेशन कि नहीं भैया, आपने इसी कार पे पहले 15% यूज़ किया हुआ था, तो जितना 15% यूज़ करा था उस साल तक आपको 15% का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। सपोज करो 3 साल आपने यूज़ करा, आपने कार खरीदी थी लेट्स से फॉर 10 lakhs एंड यू यूज्ड इट फॉर 3 years, तो 15% डेप्रिसिएशन विल बी आई थिंक मे बी 1.5 lakhs, लेट्स से 4 years यू यूज्ड, सो 1.5 अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, WDV लगता है, SLM नहीं लगता है, पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वे टू कैलकुलेट, बट फिर भी तो माइनस कर लो, ऑन एन एवरेज तुम्हारा 3-6 लाख घट जाएगा, 4 लाख रुपए आ गए,
इस 4 लाख पे तुम 30% क्लेम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख पे 30% हम क्लेम नहीं करने देंगे। समझ में आई बात? दिस इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि हम लोग हर साल सेम डेप्रिसिएशन घटाते हैं, नहीं घटाते, हर साल रिटन डाउन वैल्यू से होता है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ कहना क्या चाहता है। तो वो कह रहा है कि आप रख लो उसको एक ही ब्लॉक में, पर हाँ अलग अलग है वो, ये बात भी ध्यान रखना। अब उस पॉइंट को पढ़े फिर से, कहाँ गया? लेट मी जूम इट आउट अ लिटिल और नॉर्मल पे आ जाते हैं। One block for plant and machinery eligible for 15% depreciation and motor car other than used for running on hire। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बोल रहा है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है नॉर्मल जिसपे 15% डेप्रिसिएशन लगती है, ये भी अलग चीज़ है। मोटर कार जो है अदर देन यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर, ये भी अलग चीज़ है, पर चूंकि उस पर सेम रेट है तो ईज ऑफ प्रोसेस के लिए तुम चाहो तो उनको सेम ब्लॉक में रख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, स्कूटर के लिए कोई रेट बताया नहीं गया, मोटरसाइकिल के लिए कोई रेट बताया नहीं गया, ट्रैक्टर के लिए कोई रेट नहीं है, रोड रोलर के लिए कोई रेट नहीं है। तो इस तरह की ऐसी गाड़ियां हैं जो है तो व्हीकल्स, पर कोई रेट नहीं है इनके लिए, क्योंकि रेट किसका है? सिर्फ मोटर कार का है। लॉरी का नाम स्पेसिफिकली ले लिया गया तो ले लिया गया, नहीं तो ट्रैक्टर का भी नाम नहीं है, मोटरसाइकिल का भी नाम नहीं है, स्कूटर का भी नाम नहीं, रोड रोलर का भी नाम नहीं है। जिसका स्पेसिफिक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है और आपको पता है कि वो प्लांट एंड मशीनरी है, तो उस पर 15% का रेट लगेगा। क्लियर? यानी 15% का रेट प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक रेसिडुअल रेट है जो कहीं नहीं लग रहा, उस पर 15% लगा दो। डन? अगला पॉइंट का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये कहना चाहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी डिस्क पे रिकॉर्ड हुआ हो, टेप पे रिकॉर्ड हुआ हो, परफोरेटेड मीडिया, परफोरेटेड का मतलब क्या हो गया? कहीं कहीं अगर छेद है, तो ये कई तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती है डेटा स्टोरेज के लिए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस पे वो सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड हो, अगर वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है तो इट विल बी कॉल्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डन? नेक्स्ट पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डेप्रिसिएशन इज मैंडेटोरली अवेलेबल। मैंडेटरली अवेलेबल, ये ऑप्शन नहीं होता। एंड व्हाई इज दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट? डू यू नो? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई तुमने सेल करा, तुम्हें कुछ पैसे मिले, बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम्हारी इनकम हो गई, इस पे मुझे टैक्स चाहिए। फेयर एनफ? यस। बिजनेसमैन कहता है कि नहीं भाई साहब रुकिए, मैंने सेल ज़रूर 100 करोड़ की करी है, मगर मैंने 100 करोड़ की सेल करने के लिए बड़े खर्चे भी करे हैं। तो वो प्रूव करता है गवर्नमेंट को, ये देखो मेरे परचेज के बिल, देखो मैंने ये सामान परचेज करा था, ये देखो मेरी बिजली का बिल, मैंने बिजली का बिल भरा था, ये देखो मैंने TDS काट के सबको सैलरी दी है, मेरे बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है सैलरी दी है। खर्चों का क्लेम आपको अपने से लेना होता है। अगर आप नहीं क्लेम ले रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ठेका नहीं ले रखा आपको खर्चों का क्लेम देने का। राइट? इनकम तो आपकी जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हक से मांगेगा, वो बोलेगा हाँ ये इनकम है, मैं कह रहा हूँ ये इनकम है, तुम नहीं भी बोलोगे तो मैं मानूंगा ये इनकम है, तुम्हारे बैंक में पैसे आए हैं, मुझे जवाब दो इस पर टैक्स क्यों नहीं दिया। लेकिन जब एक्सपेंसेस क्लेम करने की बात आती है तो उसका बर्डन असेसी के ऊपर होता है। डेप्रिसिएशन इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पे एसएससी चाह के भी खर्चे का क्लेम छोड़ नहीं सकता। क्या एसएससी और कोई खर्चे का क्लेम चाहे तो छोड़ सकता है? हाँ ऑफ कोर्स छोड़ सकता है। लेट्स से दैट ओके, एक बहुत ही ईमानदार आदमी आईटी की कंपनी बनाता है, अपना स्टार्टअप, बहुत बड़ा आईटी का एम्पायर खड़ा करता है, और उसकी आईटी के स्टार्टअप में सपोज करो 10 लोग काम करते हैं। वो 10 लोग कहते हैं कि सर अपना काम जो है ना बड़ा बोरिंग है, बीच में कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो वो क्या करता है एंटरटेनमेंट के लिए? वो एक बहुत बड़ा सा टीवी लगा के प्ले स्टेशन लगा लेता है और बोलता है आओ खेलो सारे के सारे।
जब प्ले स्टेशन वो लगाता है तो वो क्या करता है ना, प्ले स्टेशन को बिजनेस एसेट की तरह क्लेम ही नहीं करता। बोला यार नहीं है यार, मेरे को धंधे में थोड़ी लगाया है, तो खेलने वालने के लिए लगाया है ऐसे ही। वो खर्चा वो क्लेम नहीं कर रहा है, वो छोड़ रहा है, उसकी मर्जी। अगर वो पूरे, क्योंकि प्ले स्टेशन जो है उसका अमाउंट जो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा है, जहाँ तुम्हारा 100 करोड़ 1000 करोड़ का टर्नओवर है, वहाँ 40-50 हज़ार रुपये का वो एक्सपेंस में जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। मटेरियलिटी ही उसकी नहीं है कि उसको फिक्स एसेट्स बोला जाए। कहा जाएगा पीएल में, एक्सपेंसेस में, स्टाफ वेलफेयर में, लेकिन वो क्लेम ही नहीं करेगा उसको, उसकी मर्जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या उसको बोलेगा अरे आपने वो प्ले स्टेशन पे खर्चा करा था, क्यों नहीं क्लेम कर रहे हो? अरे मेरी मर्जी यार, मैं उसको अपना पर्सनल खर्चा मान रहा हूँ, मैं भी खेलता हूँ दिन भर उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन नहीं है, मत क्लेम करो एक्सपेंस में। इनकम टैक्स बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है अच्छा है, खर्चा नहीं क्लेम करोगे, प्रॉफिट बड़ा दिखेगा, बड़ा प्रॉफिट मतलब बड़ा टैक्स, और मैंने अगर टैक्स की कमाई करा दी, असेसिंग ऑफिसर ऐसा सोचता है। आईटीओ आपका मैं बता दूं, उन लोगों को टारगेट्स मिलते हैं कि इतना रेवेन्यू लीकेज आपको पकड़ना है, इतना टैक्स इवेजन आपको पकड़ना है, और अगर यहाँ कोई खर्चा ही नहीं क्लेम कर रहा है तो मुझे क्या, मुझे तो बढ़िया ही है, मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं तो आपका लंबा चौड़ा हिसाब बना दूंगा कि ये देखो इतना टैक्स बनता है, मेरी तो बिल बुक में ऐड हो जाएगा कि हाँ भैया मैंने इतने की टारगेट टैक्स की वसूली करवाई। ही विल बी मोर देन हैप्पी। मत क्लेम करो भाई, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। पर डेप्रिसिएशन के केस में ना इन लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पता है कारण क्या है? I'll give you a hypothetical example, but which is very very true in the real world. आज के ज़माने में इंडिया में दबा के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। यस, खूब स्टार्टअप्स हैं। हर गली मोहल्ले में तुमको कोई ना कोई स्टार्टअप करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन इन स्टार्टअप्स की असलियत क्या है? बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस होती हैं, शेयर होल्डर्स बड़े बड़े पैसे देते हैं इनको, इन्वेस्टर्स इनको एक्वायर करते हैं, वीसी फंडिंग होती है, बहुत पैसे घूमते हैं, पर बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं है अभी। ये कब प्रॉफिटेबल होंगे? 5 साल बाद, 8 साल बाद। जोमेटो स्विगी को ले लो यार, तुम्हें क्या लगता है छोटी सी कमीशन लेता है रेस्टोरेंट से? मैं कहता हूँ 20-30% भी लेता होगा। उस छोटी सी कमीशन में वो खाने को, वो बाकायदा एक डिलीवरी बॉय उसने रखा हुआ है जो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के टाइम से आता जाता है, पूरा कॉर्पोरेट सेटअप है जिनकी सैलरी जाती है। जो डिलीवरी बॉय की सैलरी तो बहुत कम है, पर उसके पीछे पूरा बड़ा सा कॉर्पोरेट सेटअप है। न जाने कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, कितने स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, कितनी कितनी करोड़ों करोड़ों की उनकी सैलरी होगी। ओयो इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स। आई थिंक ओयो इज स्टिल लॉस मेकिंग। फ्लिपकार्ट इज making huge losses, Amazon is making huge losses, at least in India के रिटेल में Flipkart and Amazon both are at loss, Zomato, Swiggy both are at loss, Paytm huge losses। ये बहुत बड़े बिजनेस है, पर इनका अभी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और आज से 5 साल बाद क्या ये पैसे कमाएंगे? हाँ, 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर बहुत अनाप शनाप प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा अचानक से, क्योंकि अब लोगों को इन प्रोडक्ट्स की आदत पड़ गई है, और अब ये प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे भी मिलेंगे ना तो आदमी देगा। अरे मैं दूसरों का क्या बोलूं, मैंने अभी बेटा आज ही सुबह मैंने अमेज़ॉन से एक ब्लूटूथ स्पीकर, छोटा सा, इतना छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर आता है, वो ऑर्डर करा, और वो मेरे को बोला था कि कुछ इतने दिन बाद आएगा। 150 रुपये और दे दो, 150 रुपीज़ ओनली, और सेम डे डिलीवरी, कल रात को आपको मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट डे डिलीवरी दे रहा था। 150 रुपये लेके मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा ट्रैवल करना है। वो बाय द वे ये भी बताना था तुम लोगों को कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, बट आई लेट यू गाइज नो। एक बार सब कुछ फाइनलाइज होता है तो इनफैक्ट इस क्लास के बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ शेड्यूल के बारे में। सो द थिंग इज दैट आई पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत है, और अब मेरे को आदत पड़ गई है होम डिलीवरी की। अब मेरे लिए होम डिलीवरी कोई बहुत बड़ा लग्जरी नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अरे क्या 150 रुपया इसको देना, चलो कल निकलेंगे मार्केट से खरीद लेंगे, क्योंकि वो कल्चर ही खत्म हो गया। पूरा का पूरा अर्बन लैंडस्केप चेंज हो गया है। पता है, पहले हर चीज़ की दुकान हर बड़ी बड़ी कॉलोनी के आसपास होती थी, अब ये दुकानें छोटी मोटी बंद होती जा रही है। क्लस्टर्स में दुकानें खुल रही हैं आजकल, मॉल में दुकानें खुलती हैं, कोई एक बाजार है वहाँ दुकानें खुलती हैं। जो घर की छोटी मोटी दुकानें होती थी अब वो बंद हो गई हैं। मेरे ज़माने में जब मैं बहुत छोटा था तब हुआ करती थी, क्योंकि अब सबको डिलीवरी की आदत पड़ गई है। अब जब ये प्रॉफिट कमाना चालू करेंगे 5 साल 10 साल बाद, जब ये अपना रेट बढ़ा देंगे, अपनी मार्जिन्स बढ़ा देंगे, तो अचानक से इनके पीएल में बहुत सारा प्रॉफिट आएगा। अभी क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है।
नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक लाइक अ क्लेवर बिजनेसमैन। क्या अभी तुम्हें एक्सपेंसेस क्लेम करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? वैसे भी लॉस आ रहा है। अगर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम ना करूं तो क्या कोई नुकसान है? अरे वैसे भी लॉस आ रहा है, डेप्रिसिएशन क्लेम करके क्या फायदा? लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मुझे बहुत सारा प्रॉफिट आने लगेगा, क्या तब डेप्रिसिएशन क्लेम करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेगा। अरे तभी तो मजा आएगा भाई साहब। डेप्रिसिएशन में 1 रुपए का पैसा जेब से नहीं जाता है, और ये इकलौता ऐसा नोशनल एक्सपेंस है जो इनकम टैक्स अलाउ करता है। ये वो एक्सपेंस है इसमें जेब से पैसे नहीं देने, बस इनकम टैक्स में क्लेम लेना है। यानी कि डेप्रिसिएशन तुम्हारा जितना ज्यादा क्लेम हो उतना ज्यादा मजा आएगा जिंदगी में। तो ये स्टार्टअप्स क्या सोच रहे थे कि ऐसा करते ना कि अभी जो नया एसेट लिया है उसका डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करते हैं। भाई खर्चा है, मेरी मर्जी, में नहीं क्लेम करता। जब प्रॉफिट आने लगेगा ना मेरे बिजनेस में तब क्लेम करूंगा। और पता है फर्क क्या पड़ेगा? तब मेरे एसेट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी 5 साल बाद अगर मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा तो। अगर एसेट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो 5 साल बाद जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी बड़ी आएगी। आई शो दिस टू यू बाय अ वेरी गुड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इधर ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं अपन। देखो, आई राइट हियर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, यहां पे मैं दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन क्लेम्ड, और यहां मैं दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन नॉट क्लेम। इनफैक्ट रुको, थोड़ा सा इसको और मैं और डीप बनाना चाहता हूँ। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दे। डेप्रिसिएशन क्लेम फ्रॉम द बिगिनिंग, डेप्रिसिएशन नॉट क्लेम्ड फॉर फर्स्ट 2 years। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो, ये ईयर 1, ईयर 2 में थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास जगह रहे। सो लेट्स से दिस इज ईयर 1, यहाँ नीचे कहीं ईयर 2 कर देते हैं, और यहाँ नीचे ईयर 3 कर देते हैं। सपोज करो कि आपका जो एसेट है इट इज ऑफ रुपीज 10 lakhs। ईयर 1 इस पे डेप्रिसिएशन लगा, लेट्स से 10% का डेप्रिसिएशन ले ले, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा। तो 10 lakhs पे 10%, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा। अब इस एसेट की वैल्यू हो गई 9 लाख। 9 लाख पे 10%, 90,000 का डेप्रिसिएशन हमने लिया ईयर 2 में। तो ईयर 2 के एंड पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8,10,000। 8,10,000। थर्ड ईयर में हमने 10% का डेप्रिसिएशन लिया, 81,000। और ईयर 3 के एंड में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? 8,10,000 माइनस 81,000। कैलकुलेटर नहीं है यार, कर दो ना, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। वो पीसी वाला कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, फ़ोन में नहीं है मेरे पास, फ़ोन कहीं दूर पड़ा हुआ है। 7,26,000 7,29,000। हाँ, 26 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? 7,29,000। हमने 2 साल सोचा कि डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करते हैं। 10 लाख का एसेट था, डेप्रिसिएशन 0 क्लेम करी, यहाँ क्या आया? 10 लाख का एसेट आ गया। दूसरे साल भी 0 डेप्रिसिएशन क्लेम करी, यहाँ भी 10 लाख का एसेट आ गया। तीसरे साल जब हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो पूरे के पूरे 1 लाख का डेप्रिसिएशन मिल रहा है। एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख। आगे के सालों में भी जब डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा तो पूरा का पूरा 90,000 का क्लेम मिलेगा, फिर 81,000 का। तो ये देखो, यहाँ पे हमें 81,000 का क्लेम मिलता अगर हम नॉर्मली करते तो, और अभी कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपए का। क्या यहाँ फायदा हो रहा है?
बिल्कुल फायदा हो रहा है। स्टार्टिंग में तो हमें टैक्स वैसे भी नहीं बन रहा था क्योंकि हमारा तो लॉस ही था, देन वी डिडंट नीड डेप्रिसिएशन एट ऑल, वैसे भी लॉस हो रहा है। पर अब क्या होगा, अब डेप्रिसिएशन डालने से हमारा टैक्स भी कम बनेगा। अगर कोई इंडिविजुअल फाइल में डाल रहा है तब तो स्लैब का भी डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है पहले भाई हम 30% स्लैब में जा रहे थे, पर डेप्रिसिएशन की वजह से हो सकता है 20% स्लैब में आ जाए। टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा हमें अब, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट होना चालू हो गया है। तो ये चालाकी लोग कर रहे थे, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो तुम नहीं बोलते हो, हम देते हैं तुम्हें, और हम दे रहे हैं ना तो जबरदस्ती है, लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज नॉट वॉलंटरी, it is mandatorily available, it is a must, it is not at the option of the assessee to claim or not to claim depreciation। याद रहेगी बेटा ये बात। everybody comfortable with this concept now? चलो अब देखो इधर इलस्ट्रेशन 1, आई थिंक सॉल्यूशन अगले पेज पे है। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 1 इज योर होमवर्क, जो आपको खुद से करना है। और यहाँ पे प्रॉब्लम आए, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। पहला क्वेश्चन है, मैं ही करा दूंगा अगली क्लास में, बट स्टिल ट्राई टू गेट दिस डन ऑन योर ओन। नहीं होता है कोई बात नहीं, विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम इलस्ट्रेशन in the class which is going to happen day after tomorrow. Now let me sum this up, let me stop the recording and then we'll talk about the schedule, क्योंकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो जब देख रहे हैं तब ये पास्ट टेंस हो चुका है, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। So good night guys who are watching the recording, enjoy, class is over, bye bye, see you guys in the next class.